हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग अकेडमी। आई एम अंकिता, योर फ्रेंड। और आज के क्लास में गाइस हम लोग देखेंगे क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 10 हैलोजन डेरिवेटिव्स। हैलोजन डेरिवेटिव्स जो है यहाँ से आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग होती है। मतलब यहाँ से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगा। जितने भी अपकमिंग चैप्टर्स रहेंगे 10 फॉलोड बाय 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये सारे के सारे आपके अगर मेजर देखा जाए तो ऑर्गेनिक में ही आएंगे। ठीक है, अगर थोड़ा सा देख लेते हैं ऑर्गेनिक के बारे में। ऑर्गेनिक में आप लोगों को ऑर्गेनिक रिएक्शंस बहुत सारे रहेंगे, मैकेनिज्म्स बहुत सारे रहेंगे। थ्योरी पार्ट जो है यहाँ से अब कम रहेगा। फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप लोग देखते हो तो कंसेप्ट तो रहते ही है, लेकिन साथ ही साथ थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा रहता है। और ऑर्गेनिक में थ्योरेटिकल पोर्शन उतना नहीं रहता है, लेकिन आपके रिएक्शंस मैकेनिज्म्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद मैंने ऑर्गेनिक कवर नहीं करा है, तो कोई बात नहीं ना। अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक भी कर लेते हो ना तो इट्स मोर देन इनफ फॉर यू। ठीक है, और साइड बाय साइड रिएक्शंस के जितने भी मैकेनिज्म मैं समझा के दूंगी, जो भी रिएक्शन का कंसेप्ट लगता है वो भी मैं आपको समझा के दे दूंगी। नोट्स आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे और लिंक में भी मिल जाएंगे। नोट्स आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी आपका लिंक रहेगा। ठीक है, तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करेंगे अपने हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 10 क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपका एमसीक्यू सेक्शन। एमसीक्यू को डिस्कस करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि यहाँ से आप 5 मार्क्स से क्वेश्चंस बिंदास सॉल्व कर सकते हो। विद ऑप्शन के साथ आपको यहाँ से 7 मार्क्स से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अच्छा खासा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर है। अगर मैं बात करूँ ना तो मुझे फिजिकल केमिस्ट्री से भी ज़्यादा ऑर्गेनिक अच्छा लगता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, फिजिकल केमिस्ट्री में थ्योरी पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारा पोर्शन रट्टा भी मारना पड़ता है और बहुत सारे बड़े बड़े न्यूमेरिकल होते हैं। बट ऑर्गेनिक में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना तो कोई न्यूमेरिकल होते हैं, ना तो कोई थ्योरी होती है। देखा जाए तो बस रिएक्शन ही रिएक्शन होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं एमसीक्यू वाले पार्ट को। एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस आपके रहेंगे 1 मार्क के। 1 मार्क के आपको एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए देख लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपको बोला गया है कि टाइप ऑफ मोनोहैलोजन डेरिवेटिव इन विच हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। मतलब उसने आपको बोला है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद में एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, और ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम किसी भी एक हैलोजन से अटैच है। ठीक है, ये है आपका हैलोजन, ये है आपका sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, ये है आपका डबल बॉन्डेड अल्कीन। ठीक है, और ये है हैलोजन। तो इस टाइप के हैलाइड को हम लोग क्या बोलते हैं? इस टाइप के हैलाइड का नाम रहता है आपका अलाइलिक हैलाइड, जिसमें हैलोजन जो होता है वो अटैच होता है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम को, और वो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम को अटैच होता है। मतलब फर्स्ट वाले में आपका बी आंसर करेक्ट रहेगा। देखेंगे सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में बोल रखा है एरोमेटिक और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद आयोडीन कैन बी कैरिड आउट यूजिंग। अगर आपको कभी भी आयोडीन के साथ में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है तो एक तो आपको लेना पड़ता है यहाँ पे HNO3 लेना पड़ता है, या तो फिर HiO4 भी ले सकते हैं। अब देखो आपको याद क्या रखना है, अभी वाले पेपर के क्वेश्चन बैंक में ऑप्शन में दे रखा है H2I2 इन प्रेजेंस ऑफ HNO3, बट क्या पता बोर्ड में HiO4 भी आ सकता है, क्योंकि HNO3 डालने से भी यहाँ पे काम होता है और HiO4 डालने से भी यहाँ पे काम होता है। ठीक है, दोनों में से कुछ भी डाला जा सकता है। क्वेश्चन बैंक में ये वाला ऑप्शन है, क्या पता स्टेट बोर्ड में ये वाला ऑप्शन भी आ जाए, तो इसको भी एक बार मेंशन कर लो कि HNO3 की जगह आप HiO4 भी डाल सकते हो। ठीक है, तो सेकंड वाले का ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। थर्ड, फॉर द आइसोमेरिक डाइहेलोबेंजीन्स मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, वो आपको पूछना चाहता है कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा। चलिए देख लेते हैं थर्ड वाले एमसीक्यू को। अगर मैं बात करती हूँ ना थर्ड वाले एमसीक्यू की, तो थर्ड वाले एमसीक्यू में हम लोगों ने यहाँ पे ये जाना कि सपोज यहाँ पे कोई भी एक हैलोजन है, लेट अस से उसने यहाँ पे बोला है क्लोरीन है, लेट अस से क्लोरीन है। ये है आपकी ऑर्थो पोजीशन, जो भी नेक्स्ट में रहते हैं उसको ऑर्थो बोलते हैं, और ये है आपकी पैरा पोजीशन। ठीक है, इसको बोला जाता है पैरा। आप सबको पता होता है कि जो भी मेल्टिंग पॉइंट होता है पैरा वाले आइसोमर का वो हमेशा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑर्थो आइसोमर। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कि पैरा आइसोमर इज हैविंग द हायर मेल्टिंग पॉइंट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ वाला क्वेश्चन, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज एसोसिएटेड विद। आप सबको पता है कि कभी भी हम लोग को मॉलिक्यूल का ऑप्टिकल एक्टिविटी बताना है कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी है, डी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या एल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे केस में आपको उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ता है। पता है ना, वेज वाला स्ट्रक्चर, डैश वाला स्ट्रक्चर,
जब भी आप 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तभी जाके हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी को देख सकते हैं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेन नाइट्राइल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग विथ, कैसे करेंगे एक बार इस रिएक्शन को देख लेते हैं। हम लोग देख रहे हैं 5th वाले एमसीक्यू को। 5th वाले एमसीक्यू में बोल रखा है आपको प्रोपेन नाइट्राइल, ये है आपका प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन होते, तो ये हुआ आपका 3 कार्बन और ये हुआ नाइट्राइल, इसको कहा जाता है प्रोपेन नाइट्राइल। और उसने आपको बोला है कि प्रोपेन नाइट्राइल को अगर हम लोगों को प्रिपेयर करना है इथिल ब्रोमाइड से, तो हम लोगों को इसके अंदर में क्या डालना पड़ेगा, उसने आपको ऐसा पूछ रखा है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखना जरा। अगर हम लोग इसके अंदर में KCN डाल देते, KCN को आप ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो। अब देखो क्या होगा, यहाँ से K और यहाँ से Br बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से K और यहाँ से Br बाहर निकल गया, तो ये वाले कार्बन से ज्वाइन हो गया, ये वाला कार्बन ये वाले कार्बन से ज्वाइन हो गया, और क्या बना, प्रोपेन नाइट्राइल। तो इथिल ब्रोमाइड के अंदर आपको KCN को डालना पड़ेगा, तभी जाके आपका प्रोपेन नाइट्राइल का फॉर्मेशन होगा। गॉट? ठीक है, K प्लस Br जो है ये बाहर निकल जाते हैं, ये वाला कार्बन इससे ज्वाइन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6th MCQ, द फॉलोइंग विल रिएक्ट फास्टर बाय SN1 मैकेनिज्म। जो आपका ये वाला MCQ है, मैं आपको बता रही हूँ 6th वाला MCQ। 6th वाले MCQ में वो आपको पूछ रहा है कि कौन सा वाला ऑप्शन जो है, कौन सा वाला अल्केन जो है वो SN1 मैकेनिज्म से बहुत ज़्यादा फास्टली रिएक्ट करेगा। तो इसका आंसर जो है वो C वाला है। देख लेंगे कैसा। ये बोल रहा है 2 क्लोरो 2 मिथिल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथिल प्रोपेन बोल रखा है। देखना ज़रा ध्यान से। अगर हम लोग बात करते हैं 2 क्लोरो और 2 मिथिल प्रोपेन की, सबसे पहले प्रोपेन है, मतलब टोटल 3 कार्बन है। ठीक है, सेकेंड पोजीशन पे क्लोरो है, सेकेंड पोजीशन पे आपका मिथिल भी है। अब वो बोल रहा है कि ये रिएक्शन में ये वाला जो अल्केन है ये SN1 से क्यों फास्ट रिएक्ट करेगा। आप सबको पता है कि SN1 रिएक्शन में कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होता है, पता है ना। SN1 रिएक्शन में C+ मतलब ही कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होता है। तो जब यहाँ से हैलोजन निकल जाएगा तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। जब यहाँ से ये वाला हैलोजन निकल गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये वाला जो कार्बोकटाइन है ना, ये है आपका टर्शरी कार्बोकटाइन। इस कार्बोकटाइन को कहा जाता है टर्शरी कार्बोकटाइन, और टर्शरी कार्बोकटाइन हमेशा सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी, एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी कार्बोकटाइन। इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है ये बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करेगा SN1 मैकेनिज्म से। आई होप यू गॉट द पॉइंट, क्योंकि जब ये निकलेगा तो यहाँ पे कार्बोकटाइन बनेगा, और टर्शरी कार्बोकटाइन हमेशा बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, एक बात मेरी हमेशा याद रखना, हमेशा मतलब बस एक महीना याद रखो 12th के पेपर तक की, कभी भी अगर SN1 मैकेनिज्म के लिए रिएक्टिविटी पूछी जाए तो सबसे पहले आपको कार्बोकटाइन को फॉर्म करके देखना है। हैलोजन को निकाल के कार्बोकटाइन बना लो और चेक कर लो टर्शरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है। टर्शरी रहता है तो बहुत ज़्यादा फास्ट रहेगी रिएक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले MCQ को, जो कि है 8 वाला। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था, यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन कम है, रिएक्शन ही रिएक्शंस रहेंगे। जिसको रिएक्शन में हैंड एकदम परफेक्ट है उनको एकदम बेस्ट तरीके से करते आएगा, और जिनको परफेक्ट नहीं है उनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ कि रिएक्शंस प्रैक्टिस करनी पड़ती है। देखने से, PDF पढ़ लेने से रिएक्शंस कभी भी पेपर में लिखते नहीं आती। जिसको प्रैक्टिस ही नहीं रहेगी उसको क्लिक ही नहीं होगा कि यहाँ पे कौन सी रिएक्शन आने वाली है। ठीक है, चलिए देखेंगे इसको। अब हम लोग देख रहे हैं 8 वाले MCQ को। 8 वाले MCQ में आपको यहाँ पे बोल रखा है मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज CH3 CH2 MgBr। ये आपको दे रखा है, इसमें उसने डालने के लिए बोला है NH3, और आपको वो पूछ रहा है कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, ज़रा ध्यान देना। ये जो आपका NH3 है, इसी NH3 को आप ऐसा भी लिख सकते हो, इसी NH3 को आप HNH2 के फॉर्म में भी लिख सकते हो, ऐसा भी चलेगा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप लोग ये चीज़ ऑब्जर्व करते हो कि ये जो CH3 CH2 है यहाँ से निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, और ये दोनों एक दूसरे के साथ में ज्वाइन हो जाएंगे। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने इस अमोनिया को NH3 को HNH2 के फॉर्म में लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। CH3 CH2 और H क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो CH3 CH2 और यहाँ पे H आ गया। इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं CH3 CH3, और इसी का नाम क्या होता है, ईथीन। अब आधे लोग बोलेंगे मैम बाई प्रोडक्ट भी समझाओ ना क्या बनेगा। तो देखो इधर ये है Mg, ये है Br, और ये है आपका NH2। ठीक है, ये आपका बाई प्रोडक्ट है, समझा या नहीं। CH3 CH2 था,
अमोनिया को मैंने HNH2 के टर्म्स में लिख दिया, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ बाइंड अप हो गया और यहाँ पे आपका इथेन फॉर्म हो गया। ठीक है, तो इसका वाला आंसर रहेगा आपका बी वाला। ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट, क्योंकि एमसीक्यू के सॉल्यूशन मैंने नहीं दिए, एमसीक्यू मैं आपको करवा के दे रही हूँ। चलिए, तो यहाँ पे अपना एमसीक्यू वाला पोर्शन खत्म होता है। अब हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन को, जो कि है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो है वो है आपके 1 मार्क के, बहुत ज़्यादा काम के हैं, क्योंकि अगर आप लोग ये कर लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। चलिए देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रखा है राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको एक कंपाउंड दे रखा है और आपको बताना है उसका IUPAC नेम क्या रहेगा। चलिए देखेंगे, आपको कंपाउंड जो दे रखा है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में वो ये वाला कंपाउंड दे रखा है। ठीक है, अब आधे लोग बोलेंगे मैम ये तो बेंजिल ब्रोमाइड है, लेकिन आपको उसने कॉमन नेम नहीं पूछा है, उसने आपको IUPAC नेम पूछा है। और पेपर में ना कॉमन नेम बहुत रेयरली पूछे जाएंगे। पेपर में हर जगह पे देखो, प्रीवियस ईयर की पेपर एनालिसिस करके देखो, आपको हर जगह पे IUPAC नेम ही दिखेगा। अगर मुझे इसका IUPAC नेम लिखना है तो देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आप सबको ब्रोमीन दिख रहा है इसलिए मैंने लिखा ब्रोमीन, आप इसको ब्रोमो लिखेंगे। ब्रोमीन है तो इसको कैसे लिखेंगे, ब्रोमो। फिर आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि ये वाला जो रिंग है इसको बोलते हैं फिनिल, ब्रोमोफिनिल, और ये वाला जो कार्बन है इसको बोलते हैं मीथेन। ठीक है, तो इसका नाम देखो कैसे रहेगा, Br मतलब ब्रोमो, ये वाली रिंग मतलब फिनिल, और ये CH2 जो कार्बन है इसका मतलब क्या रहेगा, मीथेन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में आपको बोल रखा है राइट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको एक रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको दे रखा है, और यहाँ पे उसने आपको बोला है कि इसमें HBr डालो और बताओ कि मेजर प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा। मेजर प्रोडक्ट ही बताने का है, जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वही मेजर रहेगा यहाँ पे। अब देखो, सबसे पहली और सबसे काम की चीज़, जब भी यहाँ पे आपको ऐसी कोई लाइन दिखती है तो अपने कन्वीनियंस के लिए आप लोग यहाँ पे CH3 को ड्रॉ कर लो। अगर ड्रॉ नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम जाती है। ठीक है, अब सेकेंड थिंग यहाँ पे ये है, जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे आप लोग अपने कन्वीनियंस के लिए हाइड्रोजन को ऐड कर दो। ये करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके रिएक्शन ईजिली हो जाती है। तो जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे CH3 को ड्रॉ कर लो, जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे हाइड्रोजन को ड्रॉ कर लो। मतलब कहना मुझे ये है कि देखो, पहले ये कंपाउंड कुछ इस तरीके से था। ठीक है, यहाँ पे एक जस्ट लाइन थी, ये लाइन का मतलब आपको समझ जाना है कि यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे आप लोगों ने हाइड्रोजन को ड्रॉ कर लिया। अब मुझे एडिशन करवाना है। ये जो एडिशन होगा ये मार्कोनिकॉफ्स रूल के अकॉर्डिंगली होगा, मार्कोनिकॉफ्स रूल। अब जो भी आपका मार्कोनिकॉफ्स रूल होता है वो ये कहता है कि जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा वहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड करो, वहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड करो। ये आपका मार्कोनिकॉफ रूल कहता है। एंटी मार्कोनिक इसका उल्टा रहेगा। चलो देखेंगे कैसे क्या होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ठीक है। अब आपको पता है कि जहाँ पे डबल बॉन्ड रहता है वही के उसी के डबल बॉन्ड के अक्रॉस में ही हम लोग एडिशन करवाते हैं। सबको पता है जहाँ पे भी डबल बॉन्ड रहता है उसी डबल बॉन्ड के अक्रॉस में एडिशन होता है। अब मुझे एक तरफ एडिशन करना है हाइड्रोजन का और एक तरफ करने का है ब्रोमीन का, तो अब मेरे को मार्कोनिकॉफ रूल का यूज़ करना है। जहाँ पे हाइड्रोजन है ज़्यादा वहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड करो। तो देखो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हाइड्रोजन कैसे है ज़्यादा, इसीलिए मुझे इस पॉइंट पे हाइड्रोजन को ऐड करना है। तो बचा हुआ ब्रोमीन कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे। समझ में आया सबको? फिर से देखो, इस पॉइंट पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, इस कार्बन पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे किसको ऐड करेंगे, हाइड्रोजन को, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल। अब यहाँ पे आप लोग किसको ऐड करेंगे, ब्रोमीन को। जिस पोजीशन पे हाइड्रोजन है ज़्यादा वहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल। यही आपका मेजर प्रोडक्ट रहेगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। राइट द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताने का है कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे क्या रहेगा, इसको भी देख लेंगे एक बार। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ये इसका स्क्रीनशॉट लेना था, लेकिन ऑलरेडी मैंने PDF वाले नोट्स में सब सिस्टमैटिकली दे रखा है। चलिए अब हम लोग देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट का आपको ऑर्डर लिखने का है। थर्ड वाले क्वेश्चन में बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताने का है, और आपको यहाँ पे जो दे रखा है वो दे रखा है CH3Br जिसको ब्रोमोमीथेन कहा जाता है, फिर है CHCl3 जिसको क्लोरोफॉर्म कहा जाता है, फिर है CH2Br2 जिसको डाइब्रोमोमीथेन कहा जाता है, फिर है CHBr3 इसको हम लोग ब्रोमोफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग को इसको ऑर्डरली अरेंज करना है। तो देखो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा, CHBr3 का। CHBr3 का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद में आपका रहेगा CHBr2, फिर उसके बाद में रहेगा CHCl3, उसके बाद में रहेगा CH3Br।
सबसे ज़्यादा इसका, इसका और इसका। अब इसका रीज़न एक बार देख लो। आप सबको पता होता है कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। अब इसमें नंबर ऑफ हैलोजन है बहुत ज़्यादा और ब्रोमीन का मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा होता है ना। इफ़ नंबर ऑफ हैलोजन्स आर ग्रेटर, ठीक है, अगर नंबर ऑफ हैलोजन ज़्यादा है, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा रहेगा कंपाउंड का, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा रहेगा, ज़्यादा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट। अब इसमें Br3 है, इसमें Br2 है। अब आधे लोग बोलेंगे मैम यहाँ पे तो Br2 है, यहाँ पे क्लोरीन 3 है, लेकिन क्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है ना, ब्रोमीन का ज़्यादा होता है, इसलिए ये पहले आया, फिर ये और लास्ट में ये आया, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस गाइस, हम लोग देखेंगे 4th वाला क्वेश्चन। राइट द IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको उन सारे प्रोडक्ट्स के IUPAC नेम लिखना है जो कि आपके रिएक्शन में यहाँ पे फॉर्म होने वाले हैं। चलिए देखेंगे इसको। 4th वाले क्वेश्चन में आपको बोल रखा है इथेनॉल C2H5OH दे रखा है, ठीक है। इसमें डालने के लिए बोला है NaBr इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और हीटिंग करने के लिए बोला है। यहाँ पे कुछ आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ये प्रोडक्ट के अंदर में आपको डालने के लिए बोला है सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन और यहाँ पे भी आपका कुछ प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। चलिए देखेंगे इस पर्टिकुलर थिंग को। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ जो है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जब भी NaBr H2SO4 के साथ मिक्सअप होते हैं तो आपका वहाँ पे जो चीज़ बनता है वो रहता है HBr। लेकिन एग्जामिनर ने आपको HBr डायरेक्टली नहीं दिया है। HBr अगर डायरेक्टली दे दिया जाए तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हो, तो उसने HBr को NaBr प्लस H2SO4 के फॉर्म में दिया है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बताने का है, तो यहाँ पे होगा C2H5Br, कुछ भी नहीं होने वाला। इस OH के जगह पे यहाँ से Br आ जाएगा और ये OH और ये H पानी बन के बाहर निकल जाएंगे। फिर से देखो क्या होगा, यहाँ पे था OH, यहाँ पे था H, OH और H पानी बन के बाहर निकल गए। अब जो C2H5 बच गया था उसके साथ ये ब्रोमीन जुड़ गया और यहाँ पे आपको IUPAC नाम लिखना है, इसलिए इसका नाम क्या रहेगा, ब्रोमो इथेन। इसको इथिल ब्रोमाइड भी बोल सकते थे, बट इसको आपको IUPAC नाम देने का है। अब क्या आपको क्या करना है, देखो ये ब्रोमो इथेन के अंदर में आपको डालने का है सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। आप सबको पता है कि ये वाली जो रिएक्शन है इसको फिंकलस्टेन रिएक्शन कहा जाता है। फिंकलस्टेन रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। अब आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपको आयोडीन दिख रहा है ना आयोडीन, इसलिए इस ब्रोमीन की जगह पे अब क्या आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा। देखो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, C2H5 आयोडीन और साथ ही साथ यहाँ पे आपका बनेगा NaBr। ये वाला Br और ये वाला Na एक दूसरे के साथ रिएक्ट होके NaBr बन जाएंगे, तो C2H5 जो है वो इस आयोडीन के साथ में जुड़ जाएगा और यहाँ पे आपका क्या बनेगा, आयोडो इथेन। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। याद रखना इस पर्टिकुलर थिंग को। जो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक बार फिर से देख लेते। NaBr जब H2SO4 के साथ मिलता है तो आपका HBr बनता है। कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आपको OH और H पानी बन के बाहर निकल गए, ये इथिल ने इस ब्रोमीन के साथ ज्वाइन कर लिया और ब्रोमो इथेन बना लिया। अब ब्रोमो इथेन के अंदर में डालने के लिए बोला है Na इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ये आपकी फिंकलस्टेन रिएक्शन होती है, कुछ भी नहीं करना है, इस ब्रोमीन की जगह पे आयोडीन आ जाएगा और ये Br और ये NaBr बन के बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। अच्छी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही मस्त रिएक्शन है। लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखेंगे 5th वाले क्वेश्चन को। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज फास्टर देन द पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ठीक है। उसने आपको बोला है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन रहती है 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन की, वो फास्टर क्यों रहती है पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन से, उसका रीजन उसने पूछा है। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को। 5th वाले क्वेश्चन को देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको बोल रखा है 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ठीक है। 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन ये है आपकी सेकेंड पोजीशन, थर्ड और ये 4th, ठीक है। और यहाँ पे आपको बोला गया है जस्ट पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन। इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरानाइट्रो। ये है पैरा पोजीशन, पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ये क्या है 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब आप सबको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो रेट होता है वो बहुत ज़्यादा फास्टर होता है एज कम्पेयर टू दिस। तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो भी आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट होता है, मैं जैसे आपको कंसेप्ट समझा रही हूँ,
थ्योरी तो मैंने पॉइंट वाइज बहुत अच्छे से नोट्स में दे रखी है, सिर्फ कंसेप्ट को समझो कि जो भी आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन का रेट होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेट, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स मतलब ही होते हैं आपके नाइट्रो ग्रुप्स जनरली, और भी बहुत सारे ग्रुप होते हैं, इस केस में नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है। एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे जो भी आपके नाइट्रो ग्रुप होते हैं उसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 2 नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ पे सिर्फ एक ही नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है ज़्यादा, और जब भी नंबर ऑफ नाइट्रो ग्रुप रहेंगे ज़्यादा तो आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट भी कैसा रहेगा, ज़्यादा। मतलब इस कंपाउंड के केस में नाइट्रो ग्रुप जो है वो 2 है ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर, इसलिए इस कंपाउंड में जो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट रहेगा वो भी कैसा रहेगा, ज़्यादा, ठीक है। कंसेप्ट समझा दिया, थ्योरी आप वहाँ से देख सकते हो। चलिए अब हम लोग देखेंगे अपने 6th वाले क्वेश्चन को। नेम द रिएजेंट यूज्ड टू कन्वर्ट अल्किल हैलाइड टू ईस्टर। उसने आपको पूछा है कि बताओ वो रिएजेंट कौन सा है जिसकी हेल्प से हम लोग अल्किल हैलाइड का कन्वर्शन ईस्टर में कर सकते हैं। पूरे चैप्टर में कोई रिएक्शन ही रिएक्शन आने वाले, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ये ऑर्गेनिक है। थ्योरी और रट्टाफिकेशन यहाँ पे ज़्यादा नहीं चलता है, यहाँ पे आपको यहाँ पे एक्चुअली डिपेंड करता है कि आप कितने इजीली क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड कर पाते हो, कितने इजीली लिंक कर पाते हो कि ये रिएक्शन कौन सी है, और वो लिंकिंग तभी हो पाएगा जब प्रैक्टिस होगा। देखने से, पढ़ने से ये चीज़ नहीं हो सकती है। ऑर्गेनिक फिजिकल और इनऑर्गेनिक हो सकता है बट ऑर्गेनिक नहीं हो सकता, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए गाइस देखेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। मैं आपको सारे रिएक्शन समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, पूरा बेस्ट ट्राई दे रही हूँ। चलिए देखेंगे इसको। अब हम लोग देख रहे हैं 6th वाले एमसीक्यू को। 6th वाले एमसीक्यू में आपको बोल रखा है कि अल्किल हैलाइड मतलब ही आरएक्स। सबको पता है कि अल्किल हैलाइड को ही हम लोग आरएक्स भी बोलते हैं। यहाँ पे आर मतलब अल्किल होता है और एक्स मतलब हैलोजन होता है, टुगेदर हम लोग इसको अल्किल हैलाइड बोलते हैं। इससे आपको बोल रखा है बनाने के लिए आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश, ये वाली चीज़ उसने आपको बनाने के लिए यहाँ पे बोली है। तो अब हम लोग को ये वाली चीज़ को बनाने का है, तो चलिए बनाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं ईस्टर। सी डबल बॉन्ड ओ का मतलब क्या होता है, ईस्टर। और वो आपको पूछा है कि इसके अंदर आपको कौन सा रिएजेंट डालना पड़ेगा। तो आप सबको पता होना चाहिए कि इसके अंदर में हम लोग जो रिएजेंट डालते हैं वो रहता है ये वाला, इसका नाम होता है सिल्वर कार्बोक्साइलेट। इसका नाम क्या होता है, सिल्वर कार्बोक्साइलेट। सिल्वर कार्बोक्साइलेट आयन इसका नाम होता है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से Ag और यहाँ से X बाहर निकल जाएंगे और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, AgX। इसको मैं डैश मार्क कर देती हूँ। यहाँ से Ag और यहाँ से X, आपका AgX बन के बाहर निकल गया। तो क्या बचा, देखो यहाँ पे बचा R डैश, C डबल बॉन्ड O और ये वाला R ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। फिर से देखना ज़रा, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से X और यहाँ से AgX बन के बाहर निकल गए। तो अब बचा क्या देखना, R डैश C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या आ जाएगा R, और ये आपका क्या बन गया, ईस्टर, ठीक है। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन को। वो बोल रहा है 7th वाले क्वेश्चन में, राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ईज ऑफ डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ जो है वो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन क्या होती है। तो डी मतलब क्या होता है, रिमूवल। हाइड्रो मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन का, और हैलोजिनेशन मतलब क्या होगा, हैलोजन का भी। मतलब ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें आपको रिमूव करना है हाइड्रोजन को भी, हैलोजन को भी, क्योंकि नाम ही क्या है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। चलिए अब आपको बोला गया है कि बताओ कौन सा वाला अल्किल हैलाइड सबसे ज़्यादा फास्ट इजीली आपको डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन दिखाएगा। ये जो है ये ऐसे डायरेक्टली देख के नहीं बता सकते, इसके लिए एक रूल फॉलो होता है, वो रूल को देख के हम लोग बता सकते हैं। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को। हम लोग बात करेंगे हमारे 7th वाले क्वेश्चन की। 7th वाले क्वेश्चन में आपको दे रखा है ये वाला अल्किल हैलाइड CH3 CH2 CH2 Cl। साथ ही साथ आपको ये वाला अल्किल हैलाइड भी दे रखा है CH3 CH3 CHCl। साथ ही साथ आपको एक और अल्किल हैलाइड दे रखा है, ये 3 अल्किल हैलाइड आपको दे रखे हैं, ठीक है। वो आपको बोल रहा है कि सबसे फास्ट डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन किधर होगी। देखो इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। हम लोग क्या करने वाले, हम लोग जो है ना हर जगह से HCl को रिमूव करेंगे। अब आधे लोग सोचेंगे कि मैम यहाँ से HCl को ही क्यों रिमूव कर रहे हैं। तो देखो ज़रा, आपको बोला गया है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन बोली गई है। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन
मतलब यहाँ पे आपको क्या क्या करना है, यहाँ पे आपको रिमूव करना है हाइड्रोजन का, इसीलिए हर जगह पे हाइड्रोजन आया। यहाँ पे आपको रिमूव करना है हैलोजन का भी, इसलिए हर जगह पे क्लोरीन भी आया। ठीक है, तो हाइड्रो और हैलोजन दोनों को रिमूव करने का है। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोगों ने यहाँ से Cl को रिमूव किया और यहाँ से H को रिमूव किया, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान देना जरा। यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देते हो तो आपका प्रोडक्ट बनता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ से एक H रिमूव हुआ, यहाँ से एक Cl रिमूव हुआ, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। अब यहाँ पे भी देखो ऐसे ही करेंगे हम लोग, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आधे लोग सोचेंगे ये कैसे क्या हो गया, तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और यहाँ से एक Cl को रिमूव करेंगे, तो ये दोनों कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, यहाँ से एक Cl को रिमूव करेंगे और यहाँ से एक H को रिमूव कर देंगे, तो यहाँ पे आपका देखो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ध्यान देना जरा। सबसे पहले केस में यहाँ से H और यहाँ से Cl रिमूव किया, HCl, क्योंकि डिहाइड्रो हैलोजिनेशन है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। जब भी रिमूव करते हैं तो डबल बॉन्ड आ जाता है। यहाँ से Cl यहाँ से H रिमूव किया, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड। यहाँ से Cl और यहाँ से H रिमूव किया, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड। आप यहाँ से भी एक H रिमूव कर सकते थे। अब आपको पूछ रहा है कि सबसे इजीली कौन देगा, तो सबसे इजीली हम लोग ऐसे देख के नहीं बता सकते, हमको प्रोडक्ट से बताना पड़ेगा। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि ये वाला जो अल्कीन है ये मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मतलब ऐसा अल्कीन जिसमें नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप कैसे है, ज्यादा। अगर आप इस अल्कीन को देखते हो तो यहाँ पे आपके दो अल्किल ग्रुप अटैच है। ठीक है, अगर आप इस अल्कीन को देखोगे ना तो यहाँ पे सिर्फ एक ही मिथिल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे आपके दो मिथिल ग्रुप अटैच है कि नहीं। मतलब ये एक ऐसा अल्कीन है जिसमें आपके नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप्स जो अटैच है वो कैसे है, ज्यादा है ना। यहाँ पे देखो एक ही है, यहाँ पे तो अल्किल ग्रुप है ही नहीं, यहाँ पे आपका एक है और यहाँ पे आपके दो अल्किल ग्रुप है, तो ये आपका कैसे है, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। और सेट-जेफ रूल जो होता है, सेट-जेफ नाम के जो साइंटिस्ट है, सेट-जेफ रूल, उन्होंने ये बताया कि जो भी मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होता है, मतलब एक ऐसा अल्कीन जिससे ज़्यादा नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप्स अटैच होते हैं, वो अल्कीन कैसा रहता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल। इसलिए आपका जो ईज रहेगा रिएक्शन का सबसे ज़्यादा इसमें देखने को मिलेगा। इसमें जो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन का रेट रहेगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा, और फिर इसमें आई होप यू गॉट द पॉइंट। ऐसे देख के नहीं बता सकते, हम लोग को सबसे पहले उनको रिमूव करना है, फिर चेक करना है कि यहाँ पे दो अल्किल ग्रुप आए, है ना। तो यहाँ पे अल्किल ग्रुप है ज़्यादा, सब्स्टिट्यूशन है ज़्यादा, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, तो ये कैसा रहेगा, मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू सेट-जेफ रूल। चलिए देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में अब हम लोग आ रहे हैं गाइस शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में। ये जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है ये है आपके टाइप 1 के, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स को कैरी करते हैं। तो जैसे जैसे मार्क्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ऑर्गेनिक क्वेश्चंस में, ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस रहे या इनऑर्गेनिक के रहे या कोई भी और सब्जेक्ट के रहे, लेवल भी बढ़ते जाता है। ठीक है, वैसे तो देखो अगर मार्क्स बढ़ेंगे तो आपको अमाउंट जो रहेगा आपके आंसर का उसको भी थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स, और साथ ही साथ जो आपका ये रहेगा मतलब पेपर का जो टफनेस रहेगा वो मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन रहता है उसमें आपको उतना ज़्यादा थिंकिंग करना पड़ता है उसके लिए। अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूँ स्पेशली, फिजिकल में तो हो जाता है रट्टा वाले से काम। चलिए देखेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को टाइप 1 के 2 मार्क्स के। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है आपके टाइप 1 के 2 मार्क्स। चलिए देखेंगे हम लोग फर्स्ट वाले क्वेश्चन को। एक्सप्लेन अरिल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्किल हैलाइड्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो आपको ये बोलना चाहता है, मैं जस्ट आपको कंसेप्ट समझा देती हूँ, बाकी थ्योरी तो मैंने बहुत मस्त तरीके से नोट्स में दे रखे हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। वो आपको ये बोलना चाहता है कि अगर मैं बात करती हूँ इसकी, तो ये जो है ना, ये है आपका अरिल हैलाइड, इसको कहा जाता है अरिल हैलाइड। ठीक है, इसी अरिल हैलाइड को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इधर। और अगर मैं बात करती हूँ अल्किल हैलाइड की, तो ये है आपका अल्किल वाला हैलाइड। ठीक है, तो इसको मैंने कहा है अरिल हैलाइड। ठीक है, और इसको मैंने क्या कहा है, अल्किल हैलाइड। अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, जरा ध्यान देना। आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि ये जो हाइड्रोजन के ऊपर में लोन पेयर होते हैं ना, ये लोन पेयर इसके साथ में रेजोनेंस शो करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। तो जो भी आपके कार्बन का और हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है इसके केस में वो डबल बॉन्ड के जैसा होता है। और आप सबको पता है कि डबल बॉन्ड को तोड़ना, ब्रेक करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम है, इसलिए यहाँ पे जो रेट रहता है वो कैसा रहता है, कम रहता है। फिर से सुन लो एक बार, यहाँ पे जो लोन पेयर होते हैं
इस हैलोजन एटम के ऊपर में वो इस बेंजीन रिंग के साथ में रेजोनेंस दिखाते हैं। पता है ना, रेजोनेंस वाला फिनोमेना होता है। अब जब ये लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ में रेजोनेंस शो करेंगे तो उसके वजह से क्या होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करता है सिंगल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करेगा, अगर बॉन्ड डबल हो गया है तो उसको ब्रेक करना कैसा रहता है, डिफिकल्ट। इसको ब्रेक करना डिफिकल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इसका रेट कैसा रहता है, लोअर। अब अगर मैं बात करती हूँ इसकी, तो ये वाले बॉन्ड को आप इजीली ब्रेक कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजोनेंस जैसी चीज़ नहीं है। यहाँ पे जो आपके कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड रहता है वो सिंगल बॉन्ड के जैसा है, और आप सबको पता है कि सिंगल बॉन्ड को हम लोग इजीली ब्रेक कर सकते हैं, इजीली तोड़ सकते हैं एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड, ठीक है। इसलिए इसके केस में रेट कैसा रहेगा, फास्टर। आई होप यू गॉट द सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रखा है सेकंड क्वेश्चन में, एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ हैलो अरेन्स विद सोडियम मेटल। ये जो क्वेश्चन है इसको टिक मार्क करो, बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ हैलो अरेन्स विद सोडियम मेटल। हैलो अरेन्स की रिएक्शन आपको सोडियम मेटल के साथ करवानी है और पूछा गया है कि प्रोडक्ट क्या रहेगा। चलिए देखेंगे इसको। आपको यहाँ पे हैलो अरेन्स कुछ इस तरीके से दे रखा है, ये है आपका हैलो अरेन्स। मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करती हूँ, आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, सब चलता है। ऐसे भी चलेगा हैलो अरेन्स को, या तो आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये है आपका हैलो अरेन्स। ये सपोज मैंने 2 लिए, ठीक है, और इसमें आपको बोल रखा है कि सोडियम के साथ में रिएक्शन करवाओ तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो देखना जरा इधर कैसे होगा। यहाँ पे मैंने 2 हैलो अरेन्स लिए, ये पहला हैलो अरेन है, ये सेकेंड हैलो अरेन है। देखो लिखा कैसे, एक हैलो अरेन का मैंने मुंह इस तरफ किया है और एक हैलो अरेन का मैंने माउथ कुछ इस तरीके से किया है। यहाँ पे 2 सोडियम लगाए। आप सबको पता है कि ये वाली जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम लोग वुड्स रिएक्शन भी बोलते हैं। ये रिएक्शन आपकी वुड्स रिएक्शन भी होती है। अब देखो, अब मुझे अगर यहाँ पे प्रोडक्ट को फॉर्म करना है तो क्या होगा, यहाँ से एक सोडियम और एक हैलोजन, यहाँ से एक सोडियम और एक हैलोजन, ये पूरे निकल जाएंगे और यहाँ पे आपका सबसे पहला बनेगा ट्वाइस ऑफ NaBr। देखना जरा ध्यान से क्या हो रहा है, यहाँ से 2 सोडियम और 2 हैलोजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके ट्वाइस ऑफ NaBr बना लेंगे। तो आपका प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा, सबसे पहले एक बेंजीन रिंग आएंगी और सेकेंड बेंजीन रिंग आएंगी, और इस प्रोडक्ट को बोला जाता है बाइफिनल। फिर से देखो क्या होने वाला है। यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया, यहाँ से 2 सोडियम, यहाँ से 2 हैलोजन, ट्वाइस ऑफ NaBr बन के बाहर निकल गए। इस NaBr के जगह पे आप X भी लिख सकते हो, X के जगह पे Br भी आ सकता है, क्लोरीन भी आ सकता है, आयोडीन भी आ सकता है, जो भी आएगा वो आप लिखोगे, ठीक है। अब ये वाला जो बेंजीन रिंग है, ये वाला बेंजीन रिंग इस वाले के साथ ज्वाइन हो जाता है और यहाँ पे बाइफिनल बन जाता है। एक फिनल है तो फिनल, 2 फिनल है तो बाइफिनल। लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखेंगे थर्ड वाले क्वेश्चन को। गिव रीजन, दो अल्किल हैलाइड्स आर मॉडरेटली पोलर, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। वो आपको ये बोलना चाहता है कि अल्किल हैलाइड तो पोलर नेचर के है, मॉडरेटली पोलर ही है, बट है तो सही ना थोड़े से पोलर। वो आपको ये बोलना चाहता है कि फिर भी अल्किल हैलाइड जो होते हैं वो पानी में इनसॉल्युबल क्यों होते हैं। पानी में जब, वाटर में जब हम लोग अल्किल हैलाइड को डालते हैं तो वो सोल्यूबल नहीं हो पाते। उसका वो आपको रीज़न पूछ रहा है कि इसका रीज़न क्या है। तो एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। देखो क्या होता है ना, अगर मैं बात करती हूँ अल्किल हैलाइड की तो लेटेस्ट से एक बार बता देती हूँ। यहाँ पे आपको दे रखा है थर्ड वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे उसने आपको बोला है कि जो भी आपका अल्किल हैलाइड है, लेटेस्ट से ये आपका अल्किल हैलाइड है। आप सबको पता है कि हैलोजन जो होते हैं जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक्स मतलब ही क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और ये भी पता है कि ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं हैलोजेंस। तो जाहिर सी बात है कि ये वाला जो है ये भी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का रहेगा। अगर ये नेगेटिव है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये वाला क्या रहेगा, पॉजिटिव। आप सबको पता है केमिस्ट्री में, आप सबको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर एक चीज़ नेगेटिव है तो उसके बाजू वाली चीज़ हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो इसका मतलब ये मॉडरेटली पोलर तो है। इसी का मतलब ये हुआ कि ये वाला कंपाउंड मॉडरेटली पोलर तो है। लेकिन साथ साथ आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि जो भी आपका अल्किल हैलाइड होता है वो कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को नहीं बना पाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फॉर्म नहीं कर पाता है। बहुत सारे केसेस में अगर यहाँ पे फ्लोरीन भी आ गया ना, आप लोग सोचेंगे मैम फ्लोरीन तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, बट अगर वो बनाएगा भी ना तो बहुत कम अमाउंट में बनाएगा, बहुत ज़्यादा कम, नेग्लिजिबल ही बनाता है वो, ठीक है। जिसके वजह से क्या होता है ना, अल्किल हैलाइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं कर सकते मोस्ट ऑफ द केसेस में, भले वो मॉडरेटली पोलर भी क्यों ना हो।
जिसके वजह से वो पानी में सोल्यूबल नहीं होते। आप सबको पता है कि कोई भी चीज़ पानी में या वाटर में तभी सोल्यूबल होती है जब वो पानी के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बनाते हैं। चलिए देखेंगे हम लोग फोर्थ वाले क्वेश्चन को। फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपको क्या बोल रखा है, एक्सप्लेन द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ 2-क्लोरोब्यूटेन। उसने आपको पूछा है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है 2-क्लोरोब्यूटेन की, उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले मुझे आपको डिस्कस करवाना है कायरल कार्बन एटम को। देखेंगे इसको। देखो, अगर मैं बात करती हूँ अपने फोर्थ वाले क्वेश्चन की, अगर मैं बात करी तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया वो ये है कि जो कार्बन से 4 अलग अलग ग्रुप अटैच होते हैं, सपोज ये है X, Y, Z और W, जो कार्बन से 4 अलग अलग ग्रुप अटैच होते हैं, ऐसे कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन एटम। जो कार्बन से 4 अलग अलग ग्रुप अटैच होते हैं, जैसे कि ये और ये, ऐसे कार्बन एटम को हम लोग क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन एटम। ठीक है, चारों ग्रुप डिफरेंट रहेंगे, सपोज यहाँ पे कुछ और रहेगा, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, सारे डिफरेंट है, तो उसको कायरल कार्बन एटम बोलेंगे। अब आपको बोल रखा है 2-क्लोरोब्यूटेन, 2-क्लोरोब्यूटेन बोल रखा है, 2-क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, तो देखो कैसे इसको ड्रॉ करेंगे हम लोग। ये है आपका कार्बन एटम, ठीक है, ये है आपका हाइड्रोजन एटम, कुछ इस तरीके से। एक एटम जो ये वाला होता है, ये डैश वाला मतलब वेज वाला, ये अबव द प्लेन होता है, ये वाला बिलो द प्लेन जाता है। जो भी डार्क वाला है वो अबव द प्लेन है, जो भी ये वाला है वो बिलो द प्लेन है। आपको बोल रखा है 2-क्लोरोब्यूटेन, मतलब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, 2-क्लोरो मतलब यहाँ पे आपका क्लोरीन आएगा, और आपको ब्यूटेन बोल रखा है। ब्यूटेन मतलब कितने कार्बन होते हैं, टोटल 4 कार्बन होते हैं। तो एक ये कार्बन हुआ, 1 2 3 4, यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे भी आपका कुछ इस तरीके से रहेगा। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ, ज़रा ध्यान देना। यहाँ पे आपको बोल रखा है 2-क्लोरोब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन होते, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गए। आपको बोल रखा है सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन, इसलिए मैंने सेकंड पोजीशन पे, अगर ये फर्स्ट है ये सेकंड है तो सेकंड पोजीशन पे किसको लगाए, क्लोरीन को। तो 2-क्लोरोब्यूटेन बन गया। जब भी आप लोग अपने फेस में, अपने फेस को अपने मिरर में देखते हो, तो आपका जो फेस है वो बिल्कुल आपको सामने दिखता है। मतलब कहना जो मुझे है वो ये है कि जब सपोज मैं अपने इस वाले हैंड को मिरर के अंदर में देखूंगी, इस वाले हैंड को, तो ये वाला हैंड जो है ये कुछ इस तरीके से आएगा। देखो, जब मैं इस हैंड को मिरर में देखती हूँ तो ये मुझे ऐसा दिखता है, या इस हैंड को जब मैंने मिरर में देखा तो ये मुझे ऐसा दिखेगा। मतलब ये हो क्या रहा है, ये वाला हैंड मिरर में घूम के ऐसे जा रहा है। फिर से देखो, ये वाला हैंड मिरर में घूम के ऐसे जा रहा है, समझ गया। मतलब यहाँ पे आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, अब जो ये वाला मॉलिक्यूल है वो घूम के कुछ इस तरीके से जाएगा, ये वाला मॉलिक्यूल घूम के ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे आपका देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, Cl अभी राइट में है ना, तो Cl लेफ्ट में आ जाएगा, कुछ भी नहीं करने का, लेफ्ट वाला राइट में। C2H5 इधर है तो इधर C2H5, ये वाला H इधर है, ये वाला H इधर है। मुझे एक बात बताओ, क्या इसको ड्रॉ करना डिफिकल्ट है? नहीं है। अगर आपने एक को D फॉर्म बोला तो आप एक को L फॉर्म बोलेंगे, चलता है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। इसको भी D बोल सकते हैं, इसको भी L, ये सब चलता है, क्योंकि हमें ऑब्जर्व नहीं होता, इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको याद क्या रखना है, कुछ भी नहीं करने का। जब भी मिरर लगाते हैं लेफ्ट वाला हैंड राइट वाले हैंड के जैसा दिखेगा। करना क्या है, जो लेफ्ट में है, जो लेफ्ट में उसको राइट में लेके जाएंगे, जो राइट में उसको लेफ्ट में लेके आएंगे, लेफ्ट वाला राइट में और राइट वाला लेफ्ट में। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे फिफ्थ वाले क्वेश्चन को। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में आपको बोल रखा है डिस्टिंग्विश बिटवीन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। ये पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको एक बार समझा देती हूँ कि SN1 मैकेनिज्म में देखो आपको क्या करना है। SN1 मैकेनिज्म में क्या होगा, SN1 है, उसकी पावर में 1 आ रहा है, मतलब वो क्या रहेगा आपका यूनिमॉलिक्यूलर, क्योंकि 1 है। और SN2 में क्या हो रहा है, SN की पावर में 2 आ रहा है, मतलब वो वहाँ पे क्या रहेगा, बायमॉलिक्यूलर। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि SN1 है, N की पावर में 1 आ रहा है, यूनिमॉलिक्यूलर, इतना समझ गया। लेकिन साथ ही साथ आपको वहाँ से एक और चीज़ समझ में ये आ रही है कि वो वाला जो रिएक्शन है वो आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ SN2 की, तो SN की पावर में 2 आ रहा है, मतलब ये वो वाला रिएक्शन आपके सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। ठीक है, अब एक और बात जो है यहाँ पे वो ये है कि SN1 मैकेनिज्म में जो भी आपका रेट रहता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर में डिपेंड करता है, क्योंकि SN1 है और SN2 में क्या होगा,
जो भी आपका मैकेनिज्म है वो दो रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन के ऊपर में डिपेंड करेगा, ठीक है, सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों, क्योंकि उसका नाम ही क्या है SN2। तो बस क्या याद रखना है, देखो SN1 के केस में 1 है इसलिए वो कैसा है, यूनिमोलिकुलर। 1 है इसलिए वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। 1 है इसीलिए वो एक ही कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर में डिपेंड करता है। SN2 में क्या होगा, 2 आ रहा है, SN2, 2 मतलब ही वो बायोमोलिकुलर है, 2 मतलब ही वो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, और 2 मतलब ही वो कितने रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, 2, ठीक है। थ्योरेटिकल है, मैंने बहुत बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन करवा के दिया, लिख लो वहां से। नेक्स्ट आपको बोल रखा है 6th वाले क्वेश्चन में, एक्सप्लेन द प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड शोज हायर रिएक्टिविटी बाय SN1 मैकेनिज्म देन अदर प्राइमरी अल्किल हैलाइड। मतलब वो आपको ये बोलना चाहता है कि प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड जो होता है वो बहुत ज़्यादा फास्टर रेट दिखाता है SN1 मैकेनिज्म के लिए, और प्राइमरी अल्किल हैलाइड जो होता है वो कम दिखाता है। और मैंने आप लोगों को सबसे स्टार्टिंग में एक ही चीज़ बताई थी कि कभी भी अगर आपको SN1 मैकेनिज्म का कहीं पे भी रेट पूछा जाए तो सबसे पहले आप किसको बनाएंगे, कार्बोकटायन को। कार्बोकटायन मतलब ही क्या होता है, C की पावर में क्या होता है, प्लस। अगर आपने कार्बोकटायन को नहीं फॉर्म किया तो आप SN1 मैकेनिज्म का रेट एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। SN1 मैकेनिज्म के रेट को एक्सप्लेन करने के लिए आपको सबसे पहले कार्बोकटायन को बनाना पड़ता है। अगर कार्बोकटायन को फॉर्म नहीं किया तो आप SN1 के रेट को नहीं बता सकते। ये क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस है, इसलिए मैं बता रही हूँ बार बार। चलिए देखेंगे इसको। 6th वाले क्वेश्चन में आपको बोल रखा है प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड। अब ये वाला जो होता है ना, ये है आपकी बेंजिल, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक और इसको बोलते हैं हैलाइड। प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड, प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड। और जो भी आपका सेकेंड वाला है वो है आपका प्राइमरी अल्किल हैलाइड। लेटर से ये है आपका प्राइमरी अल्किल हैलाइड। अब आपको बताना है कि SN1 मैकेनिज्म का रिएक्शन का रेट किसमें फास्टर रहेगा, वो आपको बोल रखा है। तो आप सबको पता है कि कभी भी अगर आपको SN1 मैकेनिज्म का रेट पूछा जाए तो हमेशा आपको सबसे पहले किसको फॉर्म करना है, कार्बोकटायन को। अगर आपने कार्बोकटायन को फॉर्म नहीं किया तो क्या आप SN1 मैकेनिज्म का रेट बता सकते हो, बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना इससे भी फॉर्म करेंगे और इससे भी फॉर्म करेंगे आपके कार्बोकटायन को। तो देखो क्या होगा, जब यहाँ से आप लोग X को रिमूव कर देंगे, इसको निकाल देंगे, तो देखो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते, ये कुछ आपका इस तरीके से फॉर्म होगा, CH2+। अब आधे लोग सोचेंगे मैम ये तो समझ गया कि यहाँ पे मुझे हैलोजन को रिमूव करना है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे प्लस साइन आएगा। तो बस आपको इतना याद रखना है कि ये हैलोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जब ये हैलोजन अपने नेगेटिव चार्ज को लेके जाएगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, पता है ना, हैलोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है। जब ये नेगेटिव इसको लेके जाएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा, हैलोजन के ऊपर साइन कौन सा होता है, नेगेटिव। जब ये इसको लेके जाएगा तो इसके ऊपर कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है CH3+। चलो क्लियर हो गया इतना। यहाँ पे फॉर्म हुआ एक कार्बोकटायन, यहाँ पे फॉर्म हुआ एक कार्बोकटायन। इसका अब आप लोग अगर ध्यान से देखते हो तो ये वाला जो कार्बोकटायन है ये बेंजीन रिंग से अटैच है या फिनिल रिंग से अटैच है, इसलिए ये वाला कार्बोकटायन जो है ये आपका स्टेबिलाईज हो जाएगा किससे, आप सबको पता है कि जब भी बेंजीन रिंग आती है तो कौन सा फिनोमिना लेके आती है, रेजोनेंस। यहाँ पे रेजोनेंस से ये स्टेबिलाईज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेंगे एक बार इसको जल्दी से एकदम। मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया, मैंने ये बताया कि SN1 मैकेनिज्म के लिए हमेशा हम लोग सबसे पहले कार्बोकटायन को फॉर्म करते हैं। हैलोजन को निकाल दो, कार्बोकटायन बना लो। आधे लोग बोलेंगे मैम ये तो समझ में आ गया कि SN1 के लिए कार्बोकटायन को फॉर्म करते, वो भी तो बताओ कैसे फॉर्म करते। कुछ भी नहीं करने का रे, हैलोजन को निकाल देने का, पॉजिटिव आ गया, यहाँ से भी निकाल दिया, पॉजिटिव आ गया। फिर आप लोगों ने क्या देखा, ये पॉजिटिव स्टेबिलाईज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बेंजीन रिंग आई। बेंजीन रिंग कौन सा फिनोमिना लेके आती है, रेजोनेंस का। डन। इसलिए इसके केस में SN1 का मैकेनिज्म का रेट कैसा रहेगा, फास्टर। मैंने सब दे रखा है सिस्टमैटिकली। चलिए अब हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रखा है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टाइप 2। यस गाइस, अब हम लोग देख रहे हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टाइप 2 जो कि होते हैं 3 मार्क्स के, उसको डिस्कस करेंगे। चलिए देखेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको जो बोल रखा है
वो यहाँ पे ये है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म, कि ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपके SN1 और SN2 मैकेनिज्म को अफेक्ट करते हैं। अब सुनना, सबसे पहले आपको बोल रखा है नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। नेचर ऑफ सबस्ट्रेट का मतलब ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कि SN1 मैकेनिज्म में हम लोग टर्शरी अल्किल हैलाइड को लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो कार्बोकैटायन फॉर्म होता है वो कैसा रहता है, टर्शरी कार्बोकैटायन, और वो कैसा रहता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल। इसलिए SN1 मैकेनिज्म में हम लोग कौन से वाले अल्किल हैलाइड को लेंगे, टर्शरी अल्किल हैलाइड को। तो आपको सबसे पहले केस में एक्सप्लेन करना है नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। तो आपको बस ये बताना है कि SN1 में टर्शरी अल्किल हैलाइड को लिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनता है टर्शरी कार्बोकैटायन, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर हम बात करते हो SN2 की, तो SN2 में हम लोग प्राइमरी अल्किल हैलाइड को लेते हैं, क्योंकि SN2 में क्या होता है, कार्बोकैटायन फॉर्म ही नहीं होता, तो आपका जो प्राइमरी अल्किल हैलाइड रहता है वो बहुत इजीली रिएक्शन को शो करता है। अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी की, तो जो भी आप सबको पता है कि जैसे कि SN1 मैकेनिज्म में SN1 है, अब मैंने आपको जैसे कि बताया था इसमें 1 आ रहा है, मतलब ये रिएक्शन कैसा है, यूनिमोलिकुलर। मतलब ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर को। मतलब ये रिएक्शन का जो रेट होता है, ये रिएक्शन का जो भी आपका रेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि नाम ही क्या है, SN1। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि ये वाला जो रेट होता है ये न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। बट अगर वही बात करेंगे हम लोग SN2 की, तो SN2 में इसका नाम ही है 2, मतलब ये बायमोलिकुलर है, मतलब ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, मतलब ही जो भी इसका रेट रहेगा ना, वो 2 चीज़ों के कंसंट्रेशन के ऊपर में डिपेंड करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि नाम ही में आ रहा है 2, मतलब 2 कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो एक सबस्ट्रेट रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो SN2 मैकेनिज्म का रेट न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन के ऊपर में डिपेंड करेगा। थ्योरी में मैंने एकदम बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, वहां से देख सकते हो। मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर करवाते जा रही हूँ। और लास्ट में होता है आपकी सॉल्वेंट की पोलैरिटी। तो जो भी SN1 मैकेनिज्म होता है वो बहुत फास्ट प्रोसीड करता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। पोलर मतलब ऐसे पोल्स, ऐसे चीज जो इसमें पोल्स होते हैं प्लस माइनस, और प्रोटिक मतलब जिसमें हाइड्रोजन होता है, जिसमें प्रोटॉन होता है, ठीक है। और जो आपका SN2 मैकेनिज्म है वो अप्रोटिक सॉल्वेंट से प्रोसीड करता है। अप्रोटिक मतलब ऐसे सॉल्यूशंस, ऐसे सॉल्वेंट जिसमें हाइड्रोजन प्रोटॉन नहीं होता है, ठीक है। चलिए देखेंगे सेकंड क्वेश्चन को, एक्सप्लेन द अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड और SN1 मैकेनिज्म। वो आपको पूछ रहा है कि अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि आपको क्या अच्छे से करना है, ठीक है। बहुत 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 काम की चीज़ है। वो काम की चीज़ आपकी ये है कि कहीं पे भी अगर आपको दिख जाए SN1 मैकेनिज्म, तो ज़रूरी नहीं है कि हर साल पेपर में SN1 मैकेनिज्म ही आएगा। SN1 मैकेनिज्म को एक और नाम होता है अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। याद रखना है, मैक्सिमम लोगों को क्या होता है, उन लोगों को बस पता होता है कि पेपर में SN1 आएगा, SN2 आएगा, SN1 SN2 सब आता है, बट पता ही नहीं होता है कि SN1 का एक और नाम है। तो SN1 का एक और नाम क्या होता है, अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। सेकेंडली आपका रहता है SN2 मैकेनिज्म जो है आपका SN2 मैकेनिज्म, इसी SN2 मैकेनिज्म को एक और नाम होता है अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ब्रोमोमीथेन। इसी को बोलते हैं अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ब्रोमोमीथेन, और साथ ही साथ इसको ऐसा भी बोला जाता है अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथिल ब्रोमाइड। अब देखो ये बहुत काम की चीज़ है, जिसको ये चीज़ आ जाएगी ना उसको 4 मार्क्स पेपर में पक्के हो जाएंगे, 4 मार्क्स से 3 मार्क्स। कभी कभी क्वेश्चन जो होता है SN1 पे वो 3 मार्क के लिए आता है, कभी कभी 4 मार्क पे आता है। SN1 आता है, अगर एक साल SN1 आएगा तो दूसरे साल SN2 आता है, फिर से SN1 एक साल आएगा, दूसरे साल SN2 आता है, अल्टरनेट वाइज ये चलते रहता है, ठीक है। सेकेंड थिंग आप लोगों ने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व की, जितने लोगों को पता रहेगा कि इसका नाम SN1 है, कभी कभी क्या होता है ना, एग्जामिनर चालाकी करता है, वो SN1 नाम पूछता ही नहीं है, वो आपको पूछेगा एक्सप्लेन द अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। आधे स्टूडेंट तो प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाते कि अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड SN1 है, प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाते। अगर आपको SN1 की पूरी कहानी पता है और पता ही नहीं कि SN1 को एक और नाम से पेपर में पूछ जाता है, तो क्या आप कर पाएंगे 4 मार्क का क्वेश्चन? नहीं। सेकेंड थिंग, SN2 मैकेनिज्म जो होता है, आप सबको पता है SN2 आ गया, बट वो SN2 नाम ही नहीं डालेगा।
SN2 के जगह पे वो आपको कभी कभी पूछता है अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ब्रोमोमीथेन। हम लोग प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाते ये SN2 है। कभी कभी ये नाम छोड़ के एक और नाम से पूछा जाता है, एक्सप्लेन द अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथिल ब्रोमाइड। अब बताओ कितने अलग अलग नाम है ना इन सबके, कितने अलग अलग नाम है। यहाँ पे अलग नाम है, यहाँ पे अलग नेम है, तो हमें ये सारे नेम्स पता होने चाहिए। अगर आपको इसके और 2 नेम नहीं पता तो आप पेपर में नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे। लो इसका स्क्रीनशॉट। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जहाँ से हर साल पेपर में गारंटी के साथ क्वेश्चन आता है, हर साल। लास्ट 15 ईयर्स के पेपर्स देखो, ऐसा एक भी पेपर नहीं गया है जिसमें ये वाले SN1 या SN2 से क्वेश्चन नहीं आए। एक तो SN1 से आएगा या तो SN2 से। तो जो लोगों को अपने 3 या 4 मार्क पक्के कर लेने इस चैप्टर से, वो लोग ये चाहिए करके जाओ। बट हाँ, जब करोगे तो नाम पता होना चाहिए कि SN1 का नाम ये होता है। थोड़ा ध्यान से पढ़ना ये क्या है, SN2 का नाम ये होता है, याद रखना है, ठीक है। चलिए देखेंगे SN1 मैकेनिज्म को। SN1 मैकेनिज्म में आपको मैं पहले बता देती हूँ, SN1 है, 1 आ रहा है। 1 मतलब ही क्या होता है, ये यूनिमोलिकुलर रहेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा क्योंकि 1 है, और 1 ही है। इसका मतलब क्या रहेगा कि जो भी आपका रेट है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर में डिपेंड करेगा। अब हम लोग को देखना है मैकेनिज्म को इस पर्टिकुलर SN1 के। चलिए देख लेते हैं इसको एक बार जल्दी से। मैकेनिज्म को देखो, आप सबको पता है कि SN1 मैकेनिज्म में सबसे पहली थिंग जो हो रही है वो यहाँ पे ये है, इसी को कहा गया है अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को लेंगे। आप सबको पता है कि ये टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है कि नहीं। अब आधे लोग सोचेंगे मुझे कैसे पता, तो देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो ब्यूटिल है। अब ये वाला जो कार्बन है ये 3 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या है, टर्शियरी ब्यूटिल और ब्रोमाइड, ठीक है। इसमें हम लोग क्या डालने वाले, जो लोगों ने आज तक नहीं पढ़ा एटलीस्ट वो लोग अभी देख लो। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये वाली चीज टूटेगी, ब्रेक हो जाएगी, और यहाँ पे आपका क्या बनेगा, कार्बोकटायन। और आप सबको ये भी पता है कि कार्बोकटायन कैसे बनता है। कैसे बनता है भाई कार्बोकटायन, जब भी हम लोग हैलोजन को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, जब भी हम लोगों ने यहाँ से हैलोजन को रिमूव किया तो यहाँ पे आपका कार्बोकटायन बनता है। पता है ना कि जब भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसी को हम लोग कार्बोकटायन बोलते हैं। और कार्बोकटायन फॉर्म कैसे होता है, जब भी हैलोजन रिमूव हो जाता है तो कार्बोकटायन बनता है, इसको बोलते हैं कार्बोकटायन, ठीक है। क्योंकि कार्बन के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए मैंने आपको देखो हर जगह पे जहाँ पे भी हमको SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म का रेट पूछा गया वहाँ पे हम लोगों ने हर जगह पे कार्बोकटायन को बना के देखा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये वाला जो भी आपका कार्बोकटायन है यहाँ पे आपके जाते हैं OH माइनस आयन, OH माइनस आयन यहाँ पे जा रहे हैं। अब आधे लोग सोचेंगे क्यों भाई OH माइनस आयन क्यों जाएंगे, तो याद रखना है ये है माइनस, ये है प्लस, और माइनस हमेशा प्लस की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनेगा, क्या देखो CH3 CH3 CH3, ये वाला OH यहाँ चले जाएगा, इसका नाम क्या होता है, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, ठीक है। ये वाली जो स्टेप रहती है बहुत ज़्यादा स्लो रहती है, और जो भी ये वाली स्टेप रहती है ये बहुत ज़्यादा फास्ट रहती है, ठीक है, याद रखना है इसको। चलिए अब हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट में आपको बोल रखा है हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्शंस कैरिड आउट, प्रोपेन टू 1 आयोडोप्रोपेन, प्रोपेन टू 2 नाइट्रोप्रोपेन, और थर्ड कन्वर्शन जो है आपका वो है बेंजीन टू बाइफिनिल। चलिए देखेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर थिंग को, याद रखना है इसको, ठीक है। तो आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोल रखा है प्रोपेन टू 1 आयोडोप्रोपेन, मतलब आपको प्रोपीन दे रखा है। अब आधे लोग सोचेंगे प्रोपीन मतलब क्या होता है, तो देखो ना प्रोपीन है, प्रोपीन, प्रोपीन मतलब क्या होता है, 3 कार्बन्स, और ईन है, ईन मतलब ही क्या है, ईन मतलब ही वहाँ पे अल्कीन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको बिल्कुल सिस्टमैटिकली अरेंज कर दो। इससे आपको बनाने का है 1 आयोडोप्रोपेन, प्रोपेन 1 आयोडोप्रोपेन बनाने का है, 1 आयोडोप्रोपेन। प्रोपेन मतलब ही कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन, ठीक है। 1 आयोडो मतलब फर्स्ट पोजीशन पे आपका क्या आने वाला है, आयोडीन आने वाला है। इसको बहुत सिस्टमैटिकली हम लोगों ने अरेंज कर दिया, ठीक है, बिल्कुल एकदम अच्छे से हाइड्रोजन वहां पे लगा दो, ठीक है। ये हो गया आपका ये वाला। आपको ये वाली चीज को यहाँ पे प्रेडिक्ट करना है, 1 आयोडोप्रोपेन को। देखो कैसे करेंगे, सीधी सीधी बात, कुछ भी नहीं करने का है। इसके अंदर में हम लोगों को डालना पड़ेगा HI। तो HI डालने से क्या होगा, ये वाला H जो है ये वाले कार्बन पे जाएगा, ये वाला जो आयोडीन है वो ये वाले कार्बन पे जाएगा, हाइड्रोजन ये वाले कार्बन पे जाएगा, आयोडीन ये वाले कार्बन पे जाएगा, और 1 आयोडोप्रोपेन बन जाएगा।
काम की चीज़ जो यहाँ पे है वो ये है कि हम लोगों ने इनका एडिशन यही कार्बन पे क्यों करा है, इस पे क्यों नहीं करा है, क्योंकि जब भी एडिशन होता है वो हमेशा कौन से बॉन्ड के अक्रॉस होता है, डबल बॉन्ड, इसलिए मैंने डबल बॉन्ड के अक्रॉस में ही एडिशन को करवाया है। चलिए देखेंगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका उसको डिस्कस करते हैं, बी वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। वहाँ पे उसने आपको बोला है प्रोपीन, तो सबसे पहले अपन ने 3 कार्बन ले लिए क्योंकि हम लोग को यहाँ पे क्या बताने का है, प्रोपीन बताने का है। ठीक है, मैंने प्रोपीन दिया। प्रोपीन से हम लोगों को बनाना है 2 नाइट्रोप्रोपीन। प्रोपीन से आपको 2 नाइट्रोप्रोपीन बनाना है। तो देखो इधर 3 कार्बन है क्योंकि प्रोपेन बोल रखा है, देखो 2 नाइट्रोप्रोपेन। प्रोपेन मतलब ही क्या होता है, 3 कार्बन्स। 2 नाइट्रो मतलब सेकेंड पोजीशन पे आपका क्या आने वाला है, नाइट्रो, CH3 CH और ये हो जाएगा आपका CH3। ठीक है, ये हो गया 2 नाइट्रोप्रोपेन। ये है फर्स्ट पोजीशन, ये है आपकी सेकेंड पोजीशन। आगे आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि ये डायरेक्टली रिएक्शन ऐसे नहीं होती है। ये रिएक्शन को करवाने के लिए सबसे पहले आप इसके अंदर में डालोगे HBr को। सबसे पहले इसके अंदर में HBr को डालेंगे। जैसी रिएक्शन ऊपर की थी बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन अभी आपको यहाँ पे करने की है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे आपका जो रूल फॉलो होता है वो रहता है मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल के हेल्प से ही आपका ये वाला रिएक्शन होता है, मार्कोनिकॉफ रूल। अब देखो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा वहाँ पे हम लोग किसको ऐड करेंगे, हाइड्रोजन को। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो ये कार्बन को और ये कार्बन को, तो ये कार्बन पे आपके हाइड्रोजन कैसे है, ज़्यादा है। यहाँ पे आपके हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे आपके हाइड्रोजन ज़्यादा है। और मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा रहेंगे वहाँ पे आप किसको ऐड करोगे, हाइड्रोजन को। तो वहाँ पे आपका हाइड्रोजन ऐड होगा और बचे कुचे कार्बन पे कौन ऐड होने वाला है, ब्रोमीन। अब आधे लोग सोचेंगे मैम ऊपर तो बिल्कुल ही इसका अपोजिट है, लेकिन याद रखना है कि जब भी रिएक्शन HBr के साथ करवाते हैं तो वो वाले रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल। क्योंकि जब भी रिएक्शन HBr के साथ करवाएंगे तो दैट रूल इज गिवन बाय मार्कोनिकॉफ साइंटिस्ट। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा रहेंगे, यहाँ पे 2 है ना, वहाँ पे हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे और बचे हुए जगह पर ब्रोमीन को। यहाँ पे क्यों नहीं होगा, क्योंकि एडिशन हमेशा डबल बॉन्ड के अक्रॉस में होता है। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2। यहाँ पे आप लोगों ने देखो क्या ऑब्जर्व किया, इस CH2 के पास में हाइड्रोजन गया, इस CH के पास में Br गया। ठीक है, इसी को आप लोग ओवरऑल CH3 भी लिख सकते हो, इसी को आप लोग ओवरऑल CH3 भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे CH3 लिख देती हूँ। ठीक है, पहले CH2 था, एक हाइड्रोजन गया, CH3 बन गया, यहाँ पे ब्रोमीन आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से आपको इस पर्टिकुलर थिंग से ये वाली चीज़ बनाना है। तो इसमें आप लोग डालोगे AgONO। AgONO डालते हैं, या तो आप इसको AgNO2 भी बोल सकते हो। तो यहाँ से क्या होने वाला है, यहाँ से Br और यहाँ से AgBr बन के बाहर निकल जाएंगे। Br और Ag बन के बाहर निकल गए तो ये वाला NO2 ग्रुप डायरेक्टली इसके जगह पर आ जाएगा। ये दोनों बाहर निकल गए तो इसके जगह पे क्या आएगा, ये वाला ग्रुप। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट रिएक्शन में आपको जो यहाँ पे दे रखा है वो है बेंजीन टू बाइफिनिल, कि बेंजीन से हम लोग बाइफिनिल को कैसे बनाएंगे वो आपको पूछा गया है। देख लेते हैं इसको भी। सी है आपका बेंजीन टू बाइफिनिल। तो हम लोगों ने क्या किया, बेंजीन को लिया है, ये है आपके बेंजीन वाला कंपाउंड। ठीक है, और बेंजीन से आपको जो बनाना है वो आपको बनाना है बाइफिनिल को, कुछ इस तरीके से। तो दिस इज योर बेंजीन, और बेंजीन से हम लोगों को बनाना है बाइफिनिल को। तो देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले बेंजीन से हम लोगों को डालना पड़ेगा क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। अब आधे लोग सोचेंगे मैम ये क्यों डाल रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि जब भी मैं क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 इसके अंदर में डालूंगी तो मुझे यहाँ पे क्लोरीन मिलेगा। येस और नो, बिल्कुल मिलेगा। देखो इसको हम लोग सिस्टमैटिकली थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे। अच्छे से मैंने इसको लिखा, ये आपका बना है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, बेंजीन था, बेंजीन से पहले क्लोरोबेंजीन बनाया। आधे लोग सोचेंगे मैम डायरेक्टली ये क्यों नहीं बनाया, डायरेक्ट ये नहीं बन सकता है। अब देखो क्या होगा, सबको याद है कि इसके अंदर में क्या डालना पड़ेगा, 2 सोडियम और एक और चीज़ एज इट इज़ यहाँ पे लेनी पड़ेगी। एक और चीज़ हम लोगों को एज इट इज़ यहाँ पे लेनी पड़ेगी। कुछ भी नहीं करना है, पहले क्लोरोबेंजीन लिया। अब मैंने क्लोरोबेंजीन यहाँ पे क्यों बनाया, क्योंकि अगर मुझे यहाँ पे वुड्स रिएक्शन को करवानी है जो कि ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होती है,
इस रिएक्शन को कहा जाता है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन बहुत बार पेपर में आई है। अगर आपको वुड्स रिएक्शन करवानी है तो आपको हैलोजन चाहिए, इसीलिए सबसे पहले बेंजीन रिंग को हैलोजन लगवा दिया। अब क्या होने वाला है देखो ज़रा, यहाँ से 2 NaCl बाहर निकल जाएंगे, -2 NaCl, और ये वाली चीज़ इस वाली चीज़ को ज्वाइन हो जाएगी और आपका बाइफेनल बन जाएगा। ठीक है, चलिए 4th क्वेश्चन को देखेंगे। 4th क्वेश्चन में आपको बोल रखा है व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड एंड व्हाई इट इज प्रिपेयर्ड इन द एनहाइड्रस कंडीशंस। इसको भी एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं 4th वाले क्वेश्चन को कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। आप सबको पता है कि जो भी आपका RMgX होता है, RMgX इसी का मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। अब सीधी सीधी बात, अगर आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाना है तो पहले RX लेना पड़ेगा। RX में आपको क्या डालना पड़ेगा, Mg को। ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होंगी, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। कुछ भी नहीं करना है, RX लेंगे, Mg को डाल देंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, RMgX। अब सेकेंड थिंग जो यहाँ पे है वो यहाँ पे ये है कि इसको हम लोग एनहाइड्रस कंडीशन में करते हैं। एनहाइड्रस कंडीशन मतलब भी क्या होता है, विदाउट वाटर। उसका रीज़न ये है कि अगर आपने एनहाइड्रस कंडीशन को मेंटेन नहीं किया तो हो सकता है कि लैब पूरी जल जाए, हो सकता है कि रिएक्शन करने वाले भी जल जाए, क्योंकि ये रिएक्शन पानी के अगर हल्का सा एक बूंद भी, अगर एक ड्रॉप भी अगर वाटर का वहाँ चले जाता है तो रिएक्शन पूरी तरह से ये हो जाती है, फ्लॉप हो जाती है और बर्स्ट हो जाता है पूरा लैब। इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग एनहाइड्रस कंडीशन में करते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे अपने 5th वाले क्वेश्चन को। राइट द केमिकल इक्वेशंस इंडिकेटिंग द एक्शन ऑफ फॉलोइंग ऑन ब्रोमोबेंजीन। वो आपको बोल रहा है कि अलग अलग केमिकल रिएक्शन बताओ जिससे हम लोग फॉर्म कर सकते हैं, जिससे हम लोग अलग अलग टाइप के रिएक्शंस करवा सकते हैं ब्रोमोबेंजीन के साथ में। चलिए देखेंगे इस पर्टिकुलर थिंग को। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 5th वाले क्वेश्चन को। तो 5th वाले क्वेश्चन में सबसे पहले ब्रोमोबेंजीन दे रखा है, ये है आपका ब्रोमोबेंजीन, और यहाँ पे आपको बोल रखा है CH3 C डबल बॉन्ड O Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ठीक है, ये आपको सबसे पहले करवाना है। सेकेंड आपको करवाना है, फिर से आपने ब्रोमोबेंजीन लिया है और ब्रोमोबेंजीन से अब आपको इसके अंदर में डालना है फ्यूमिंग H2SO4। तीसरी थिंग जो आप लोगों ने ली है वो आप लोगों ने फिर से ब्रोमोबेंजीन को लिया है और ब्रोमोबेंजीन के अंदर में आपको डालना है कंसनट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। आप सबको पता है कि इससे आप लोगों को हमेशा क्या मिलता है, इस वाली चीज़ से आपको मिलता है CH3 C डबल बॉन्ड O, ये वाला ग्रुप मिलता है। इस वाली चीज़ से आपको क्या मिलता है, SO3H, और इस वाली थिंग से आपको क्या मिलता है, NO2 ग्रुप। ये हम लोगों को पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता कि इन चीज़ से आपको कौन सा ग्रुप मिलेगा तो आप लोग रिएक्शन को नहीं करवा सकते हो। अब देखो क्या करना है, एज इट इज़ पहले इसको देख के लिख लेंगे, इसको भी एज इट इज़ देख के लिख लिया, हर तरफ इसको एज इट इज़ देख के लिख लेने का। अब आधे लोग सोचेंगे मैम हम लोगों ने ऑर्गेनिक तो पढ़ा ही नहीं इसलिए बहुत डिफिकल्ट जा रहा है, तो बस इतना याद रखो, क्वेश्चन बैंक भी कर लिया ना तो आप बहुत सारे क्वेश्चन स्टेट बोर्ड के पेपर कर सकते हो। समझ गए ना। चलो अब देखो क्या करने का है आपको। यहाँ पे आप सबको पता है कि ये वाली जो पोजीशन होती है इसको ऑर्थो बोलते हैं, यहाँ पे पैरा पोजीशन, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पैरा। देखो क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले ऑर्थो पोजीशन पे ये वाला ग्रुप जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3, और फिर कहाँ पे जाएगा, पैरा पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O CH3। इसलिए अगर हमें ये वाली चीज़ पता चल रहा है कि ये ग्रुप से कौन सा वाला ग्रुप जनरेट होने वाला है तो आप लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पे भी आपको ऑर्थो पोजीशन पे क्या ग्रुप लगाएंगे, SO3H, और यहाँ पे भी पैरा पोजीशन पे क्या लगाएंगे, SO3H। क्या करने का है, कुछ भी नहीं करना है, बस ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ग्रुप को लगाते जाने का है। ग्रुप कौन से रहेंगे, इससे आपका ग्रुप जनरेट होगा। अब देखो यहाँ पे भी आपको वही काम करना है, ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आएगा और पैरा पोजीशन पे आपका नाइट्रो ग्रुप आएगा, कुछ भी नहीं करना है, इससे आपका NO2 ग्रुप जनरेट होता है। आधे लोग बोलेंगे मैम यहाँ पे सल्फोनिल ग्रुप जनरेट नहीं होगा क्या, नहीं, ओनली H2SO4 रहा तभी ये ग्रुप जनरेट होता है। जब H2SO4 में HNO3 आता है तो हमेशा आपका नाइट्रो ग्रुप आता है। तो बस ऑर्थो पोजीशन पे लगा दिया और पैरा पे लगा दिया, नाम दे देना, मैंने दे रखा है नाम एकदम सिस्टमैटिकली मैंने नोट्स में दे रखा है। चलिए गाइस अब हम लोग देखेंगे 6th वाले क्वेश्चन को। आपको बोल रखा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O ऑन ट्रीटमेंट विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड गिव द अल्किल क्लोराइड। पूरे क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लेना, मैं आपको समझा देती हूँ कि क्या करने का है, ठीक है। लो इसका स्क्रीनशॉट। सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पे बोल रखी है वो यहाँ पे ये बोल रखा है
कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C4H10O, तो जो भी आपका C4H10O वाला कंपाउंड है, आप सबको पता है C4H10O है, इसी का मतलब ये है CnH2n+2O, इसी का मतलब ये अल्कोहल है, ये हम लोग को आइडिया मिल जाता है। C4H10O, CnH2n+2। देखो अगर मैंने n का वैल्यू 4 लिया तो 4 2 8, 8 + 2 10 और तो ये क्या हो गया, अल्कोहल। और भी हो सकते हैं बट यहाँ पे अल्कोहल ही रहता है, ठीक है, ये प्रेडिक्ट करने का तरीका है। अब देखो C4H10O मतलब ये आपका अल्कोहल लेंगे C4 टाइम से, हाइड्रोजन से उनको सजा दो, ठीक है, डेकोरेट कर दो हाइड्रोजन से, इसका नाम क्या है, एन ब्यूटेनॉल, या तो आप इसको ब्यूटिल अल्कोहल भी बोल सकते हो, एन ब्यूटिल अल्कोहल भी बोल सकते हो, या तो आप इसको ब्यूटेन 1 ऑल भी बोल सकते हो। कितना समझ में आ गया कि अल्कोहल क्यों था, क्योंकि CnH2n+2O वाला फॉर्मूला था। यहाँ पे आपको बोल रखा है कि इसके अंदर में डालो PCl5 को और बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो ये वाला कंपाउंड आपका रहता है A। ये क्वेश्चन पेपर में आने का चांस है जो आपको दे रखा है यहाँ पे, लास्ट के 4 मार्क में भी वाला क्वेश्चन आ सकता है, अच्छे से करके जाना, ठीक है। आधे लोग बोलेंगे हमको कैसे पता चलेगा कि क्या करना है, तो देखो अभी क्या करने का है। आप सबको पता है कि PCl5 से हमेशा आपको क्या मिलता है, क्लोरीन मिलता है, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 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 Cl। कुछ भी नहीं करना है, PCl5 से हमेशा आपको क्लोरीन मिलता है, PCl के 5 के जगह पे PCl3 रहा या SOCl2 रहा, वो सब आपको क्लोरीन ही देंगे, तो क्लोरीन यहाँ पे आ गया। और साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो रहता है POCl3 + HCl, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग आपको क्या करने का है, यहाँ पे जो भी आपका अल्किल क्लोराइड बना है उसमें आपको डालने का है मैग्नीशियम। आप सबको पता है कि जब भी आप लोग इसके अंदर मैग्नीशियम को डालेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला, मैग्नीशियम इसके बीच में जाएगा। इसी के बीच में क्यों जाएगा, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, RMgX RMgX। तो देखो क्या होगा, CH3 CH2 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 MgCl, R यहाँ पे जाएगा Mg और यहाँ पे जाएगा Cl। इस टाइप के रिएजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आपको उसने बोला है कि वाटर को डालो, जब भी आप लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में वाटर को डालेंगे। अब आधे लोग सोचेंगे मैम वाटर में तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बस्ट हो जाता है, अभी आपने बताया था, लेकिन ये जो रिएक्शन है ये हम लोग एक बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से करने वाले हैं। मतलब ये रिएक्शन में कंडीशंस जो रहेंगी वो बहुत ज़्यादा, हम लोग पूरी प्रिकॉशंस लेके इस रिएक्शन को करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि पानी में 2 चीज़ें होती है, एक होता है H और एक होता है OH। यहाँ पे देखो क्या होगा, सबसे पहले ये MgCl और ये OH ऐसा बन के बाहर निकल जाएंगे, MgCl और OH। कैसे, MgCl और ये OH बाहर निकल गया, बचा क्या, देखो इधर CH3 CH2 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 और ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन। इसी हाइड्रोजन को आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3, बिल्कुल लिख सकते हैं, समझा या नहीं। क्या करने का है, MgCl और OH ये प्रोडक्ट बन के बाहर निकल गए। अब आपका यहाँ पे क्या बचेगा, CH3 CH2 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 और यहाँ पे आपका आएगा H, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब ये होने के बाद में इसका नाम क्या रहता है, इसका नाम आपका रहता है ब्यूटेन। आगे आप लोगों को क्या करने का है, आगे आप लोगों को यहाँ पे ये वाले जो प्रोडक्ट आपका बना है, ये वाला प्रोडक्ट है आपका C वाला प्रोडक्ट, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी ये वाला प्रोडक्ट आपका बना है ये है आपका B वाला प्रोडक्ट। तो आपको बस ये बता देना है। और लास्ट में आपको एक ग्रिग्नार्ड रीजन वाला क्वेश्चन पूछा है, वो भी समझा देती हूँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए देखेंगे हम लोग उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि आप 2,2,3,3 टेट्रामीथिल ब्यूटेन कैसे बनाएंगे। देखो इधर 2,2,3,3 टेट्रामीथिल ब्यूटेन, 2,2,3,3 टेट्रामीथिल ब्यूटेन। ब्यूटेन है, ब्यूटेन मतलब कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन, ठीक है। 2,2,3,3 ये अगर 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, 2,2 पोजीशन पे 2 मिथिल आ जाएंगे क्योंकि मिथिल बोला गया। 3 पोजीशन पे भी 2 मिथिल आ जाएंगे, तो 3 आ गया। और बाकी जगह पे कुछ नहीं है, मतलब वहाँ पे क्या रहेंगे, हाइड्रोजन से उनको डेकोरेट कर दो, सजा दो। तो ये आपका प्रोडक्ट है 2,2,3,3 टेट्रामीथिल और 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन। अब आपको वो बोल रहा है कि ये प्रोडक्ट आप कैसे बनाएंगे। आप सबको पता है कि इसके अंदर में अपन को NaBr डालने का है या NaCl डालने का है ना, या तो आप लोग बोल दो कि इसके अंदर में आपको Na डालने का है, क्योंकि ये रिएक्शन का नाम क्या है, फिर से वुड्स रिएक्शन आई। वुड्स रिएक्शन बहुत बार पेपर में आने वाली है और ये आप लोगों ने शायद 10th में भी पढ़ा होगा। अब देखो आपको करना क्या है, यहाँ पे कभी भी अगर आपको वुड्स रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट बनाना है तो सबसे पहले कंपाउंड को बीच में से काट डालो
कुछ भी नहीं करने का, कंपाउंड को बीच में से काट डालने का। तो मैंने इस कंपाउंड को बिल्कुल बीच में से काटा, ऐसा नहीं कि यहाँ से काटेंगे यहाँ से काटेंगे, बिल्कुल बीच में से काटने का। अब कंपाउंड को जब आपने बीच में से काटा ना, तो देखो क्या बचा, CH3 CH3 और यहाँ पे आता है आपका X, ये भी है 2 टाइम्स, Na भी है 2 टाइम्स। तो कभी भी अगर आपको इस टाइप का अल्केन दिया जाए और पूछा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया है, कम से कम ये क्वेश्चन 10 बार पेपर में आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में, बहुत मस्त क्वेश्चन है, इसलिए मैं बता रही हूँ उसको ट्रिक। अगर ये डायरेक्ट भी आएगा, यही आएगा डायरेक्टली, और कोई आ भी नहीं सकता है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करते आना चाहिए, रिएक्टेंट बनाने का है, बीच में से काटने का, ऐसा नहीं कि यहाँ से काट दिया, ऐसा बीच में से काटो। तो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट इसको लिख दिया, जो बीच में से एक साइड का पार्ट है ना उसको यहाँ लिख दिया और उसको X लगा दिया, हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा। चलिए गाइस, जब हम लोग आएंगे लास्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो अब हम लोग देखेंगे आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो होते हैं वो टोटल 4 मार्क्स के होते हैं, जिसको हम लोगों को स्टडी करने का है। देखेंगे इसको जल्दी से। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है वो है आपके 4 मार्क्स के ईच। थोड़ा ध्यान से करना है इसको, ठीक है। मैंने अभी आपको कुछ बताया, देखो पेपर में क्या क्या पढ़ के जाऊंगे। SN1 के लिए जो एक और नाम बताया, अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। SN2 इसके लिए भी 2 नाम बताए, अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथिल ब्रोमाइड और अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ब्रोमोमिथेन। साथ ही साथ आपको एक टेबल है, बढ़ के जाना है, येलो कलर का टेबल है बुक में, मैं आपको बता देती हूँ उसका पेज नंबर। वैसे आप लोग पढ़ भी सकते हो, वो वाला टेबल अच्छे से पढ़ के जाना, वहाँ से पेपर में हर साल क्वेश्चन आता है। वो वाला टेबल है पेज 220 पर। पेज 220 पर जो भी टेबल दे रखा है ना, वो येलो कलर का टेबल, वो अच्छे से करके जाना है, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ रिएक्शंस जो मैंने आपको बताई है, PCl5 की, PCl3 की, SOCl2 की, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, वुड्स रिएक्शन की, ठीक है। ये सारे रिएक्शंस आपको करके जाना है। HBr की, HBr मतलब भी होता है मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। और साथ ही साथ एक अल्कोहलिक KOH की भी रिएक्शन है। इतना भी अगर इस चैप्टर से कर लिया ना, तो ऑलमोस्ट आप लोग 80% क्वेश्चन इस चैप्टर के आराम से पेपर के अंदर कर सकते हो। इतना करना है, ये मैंने ऐसे नहीं बता दी, ये मैंने 15 साल के पेपर का एनालिसिस किया है, क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस किया है, और फिर मैं आपको बता रही हूँ। लो इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये वाला टेबल है 220 का। चलिए, आपको सबसे पहला क्वेश्चन बोल रखा है इथेनॉल से, मतलब आपको इथिल क्लोराइड बनाने का है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में आपको जो ए पार्ट है उसने आपको बोला है कि इथिल क्लोराइड बनाओ, इसका नाम है इथिल क्लोराइड। अब आधे लोग सोचेंगे मैम ये इथिल क्लोराइड क्यों है, तो देखो 2 कार्बन है, इसलिए इसका नाम क्या है, इथिल और क्लोराइड है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको इथिल क्लोराइड ही बनाने का है, ये भी है आपका इथिल क्लोराइड ही है, और थर्ड केस में भी आपको इथिल क्लोराइड ही बनाने का है। अब देखो आगे क्या होने वाला है, हर तरफ आपका इथिल क्लोराइड बनने वाला है। आगे आप लोगों ने यहाँ पे ये जाना कि सबसे पहले वो आपको रिएक्शन करने के लिए बोल रहा है HCl के साथ में, ये दे रखा है। सेकंड केस में उसने आपको रिएक्शन करने के लिए बोली है फिर से इथीन के साथ में, उसने आपको दे रखा है फ्रॉम इथीन। मैं आपको क्वेश्चन लिख के दे रही हूँ, आपको लग रहा होगा मैं बता रही हूँ, तो देखो ध्यान से। चलो ठीक है, अब अपन लोग इसको करेंगे। उसने ये वाला पार्ट आपको दे रखा है, कहीं पे उसने आपको ये चीज़ दी है और ये वाली चीज़ नहीं दी है, ये आपको प्रेडिक्ट करना है। यहाँ पे आपको ये वाली चीज़ प्रेडिक्ट करना है और यहाँ पे आपको ये वाली चीज़ प्रेडिक्ट करना है। अगर आप लोग इतना काम कर लेते हो तो आपको यहाँ पे टोटल 4 मार्क मिल जाएंगे इस क्वेश्चन में। इसलिए हम लोगों को इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है, सिर्फ ये फिलअप्स को भरने का है और कुछ भी नहीं करना है, ये सब दे रखा है। देखो कैसे करेंगे, आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे आप लोगों को क्या लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप लोगों को लेना पड़ेगा CH3 CH2OH। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम इथेनॉल होता है। अब आधे लोग सोचेंगे मैम ये इसका नाम इथेनॉल क्यों है, तो देखो कैसे रहेगा, इसका नाम इथेनॉल क्यों रहेगा, जरा देखो। ये यहाँ पे 2 कार्बन है इसलिए इथेनॉल आ गया, ठीक है। OH है मतलब अल्कोहल है इसलिए ऑल आया। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ से OH और यहाँ से H, ये दोनों पानी बन के बाहर निकल जाएंगे। OH और H पानी बन के बाहर निकल गए, तो जो ये वाला पार्ट था CH3 CH2 ये किसके साथ जुड़ेगा, Cl के साथ, और क्या फॉर्म होगा, इथिल क्लोराइड। OH और H पानी बन के बाहर निकल गए। किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले वो चीज़ निकाल लो जो बाहर पहले निकलने वाली, जैसे कि पानी। अगर आपने ऐसी छोटी छोटी चीज़ हर रिएक्शन में सॉल्व कर ली ना,
ये रिएक्शन को सॉल्व करने का सबसे बड़ा ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको ऐसी छोटी छोटी चीज़ समझ में आ जाए कि सबसे पहले किसको बाहर निकलना है, तो बाकी बड़ी चीज़ को तो आप आसानी से फॉर्म कर सकते हो, क्योंकि जो बच जाएगा उसको ज्वाइन कर दोगे। यहाँ पे आपको बोल रखा है कि यहाँ पे क्या ऐड करना है, सीधी सी बात है, कुछ भी नहीं करने का। इसके अंदर में डालेंगे HCl और ये रिएक्शन एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में होगी। ठीक है, देखो कैसे होने वाली, कुछ भी नहीं करने का है। यहाँ पे आपका जाएगा H और यहाँ पे आपका जाएगा Cl। एक कार्बन पे H जाएगा तो ये CH2 से CH3 बन जाएगा, एक कार्बन पे Cl जाएगा। ठीक है, अब देखो थर्ड रिएक्शन में क्या होगा। आप सबको पता है कि यहाँ पे भी मुझे क्या लेने का है, यहाँ पे भी मुझे लेने का है इथेनॉल को, यहाँ पे भी मुझे इथेनॉल को लेना है। अब आधे लोग सोचेंगे इथेनॉल क्यों आएगा, तो देखो याद करो, यहाँ पे 2 कार्बन है इसलिए इथेन आया, अल्कोहल है मतलब ऑल आया। अब आप सबको पता है कि चाहे SOCl2 हो, चाहे PCl5 हो, चाहे PCl3 हो, याद कर लेना, मैं यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पेपर में हर साल आता है। एक तो PCl3 से आएगा या तो PCl5 या तो SOCl2 से। हमेशा याद रखना कि ये आपको क्लोरीन देता है, याद रखना, क्योंकि सब में आपको क्लोरीन दिखेगा, इसलिए ये आपको हमेशा क्या देगा, क्लोरीन देगा। तो बस OH के जगह पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। ओके गाइस, डिड यू गॉट द पॉइंट? चलिए लो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से। अब हम लोग आपको नेक्स्ट चीज पूछी गई है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज प्रीफर्ड। उसने आपको पूछा है कि इसमें से आप कौन सी रिएक्शन को प्रीफर करना चाहोगे, वो आपको ये पूछना चाहता है। ठीक है, यहाँ पे आपका SO2 + HCl बनता है, ये भी आपका गैस है, ये भी आपका गैस है। अब हमें बस इतना ही पता होना चाहिए कि तीनों रिएक्शंस में ये वाली रिएक्शन को हम प्रीफर करते हैं। हम प्रीफर क्यों करते हैं इस रिएक्शन को, क्योंकि इस रिएक्शन में जो बाकी प्रोडक्ट है, ये SO2 भी कैसी है, गैस, ये HCl भी कैसी है, गैस। अब गैस का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कभी भी वो फॉर्म होगा तो डायरेक्ट वो निकल जाएगा। देखो अगर यहाँ पे आपके प्रोडक्ट फॉर्म होंगे तो साथ ही साथ फॉर्म होगा SO2 और HCl गैस। SO2 गैस भी बाहर निकल जाएंगी, HCl गैस भी बाहर निकल जाएगी। तो गैस का कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं, क्योंकि गैस जो है जैसी वो बनती है वैसी वो बाहर रिमूव हो जाती है, चले जाती है वो बाहर, गैस है वो बाहर रिमूव हो जाएगी, तो प्रॉब्लम ही नहीं आता है, सेपरेशन का प्रॉब्लम ही नहीं आता है, क्योंकि वैसे ही वो सेपरेट हो जाते हैं, तो जो बचता है वही हमारा प्रोडक्ट रहता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, व्हाट इज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि ऐसी रिएक्शन जिसमें आपका हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों का रिमूवल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया था SN1 और SN2 के अलग अलग नाम, वैसे आपको पता होना चाहिए कि डिहाइड्रोहैलोजिनेशन को ही बीटा एलिमिनेशन के नाम से भी पूछा जाता है। क्या होता है ना, अगर आपको डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन आती है तो बहुत अच्छी बात है, बट पेपर में क्या होता है, अगर आपको यहाँ पे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन नाम दिख रहा है ना, पेपर में आपको ये नाम नहीं दिखेगा, पेपर में आपको बीटा एलिमिनेशन दिखेगा। अब आधे लोगों को डिहाइड्रोहैलोजिनेशन सबको आता है, बट जिसको पता ही नहीं कि इसका एक और नाम होता है, वो कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को बोला है कि पॉसिबल प्रोडक्ट बताओ कौन से बनेंगे इस पर्टिकुलर रिएक्शन से। चलिए देख लेंगे इसको भी एक बार जल्दी से। याद रखना है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन को बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, क्योंकि बीटा पोजीशन से रिमूवल होता है। अब आपको बोल रखा है 2-क्लोरो 2-मिथिल ब्यूटेन, 2 क्लोरो है, साथ ही साथ 2 मिथिल है और ब्यूटेन है। देखो कैसे करेंगे, 2-क्लोरो 2-मिथिल ब्यूटेन। सबसे पहले कीवर्ड पे जाने का, ब्यूटेन है मतलब कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन। बड़े बड़े स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने की यही सबसे इजी स्ट्रैटेजी होती है, सबसे पहले 4 कार्बन को ड्रॉ करो क्योंकि ब्यूटेन है। 2 क्लोरो है, 1 2 3 4, सेकेंड पोजीशन पे क्लोरीन है, 2 क्लोरो। 2 मिथिल, सेकेंड ही पोजीशन पे मिथिल है, बाकी जगह पे कुछ भी नहीं है, वहाँ पे क्या डाल देंगे, हाइड्रोजन से डेकोरेशन कर दो। कर दिया हाइड्रोजन से डेकोरेशन, कर दिया इसको ड्रॉ। अब आपको बोल रखा है कि इसमें डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करवाओ, मतलब यहाँ पे आपको HCl को रिमूव करना है। क्यों, क्योंकि हाइड्रो, डी मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रो मतलब होता है हाइड्रोजन, हैलो मतलब होता है Cl। ठीक है, देखो कैसे होगा, कुछ भी नहीं करने का। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो जरा ध्यान से, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से आपका निकलेगा Cl, यहाँ से आपका निकलेगा H, पहली पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा, CH3, C डबल बॉन्ड CH, CH3 और यहाँ पे आएगा CH3, पहला प्रोडक्ट। अब एक ही प्रोडक्ट बनाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको बोला है राइट ऑल द पॉसिबल प्रोडक्ट्स, मतलब जितने भी प्रोडक्ट पॉसिबल होते हैं वो सब आपको बनाने के। तो पहला क्या हो सकता है कि यहाँ से हैलोजन और यहाँ से हाइड्रोजन निकले, तो इसलिए अब क्या होगा, ये दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। ये दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड क्यों आया, क्योंकि यहाँ से हैलोजन और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ। सेकेंड पॉसिबिलिटी देखो क्या हो सकती है,
सेकेंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यहाँ से हेलोजन और यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाए। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यहाँ से हेलोजन और यहाँ से हाइड्रोजन निकले, तो अब फिर इनके बीच में डबल बॉन्ड आएगा। तो देखो कैसे होगा, CH2 डबल बॉन्ड C, CH3, CH2, CH3। तो ये दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल होते हैं। अगर आपने एक ही लिखा तो आधा ही मार्क मिलेगा। याद रखना है, हो सकता है यहाँ से हेलोजन यहाँ से हाइड्रोजन निकले तो इनके बीच में डबल बॉन्ड, हो सकता है यहाँ से हेलोजन और यहाँ से हाइड्रोजन निकले। आप सिर्फ एक ही नजरिए से जाते हो कि हेलोजन यहाँ पे तो बस यही हाइड्रोजन निकलेगा, भाई ये हाइड्रोजन क्यों नहीं निकल सकता है, ये भी तो बाजू वाला है ना। तो हो सकता है इसके साथ निकले तो यहाँ पे, हो सकता है इसके साथ निकले तो यहाँ पे। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट वाली चीज को देख लेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका हो सकता है 3 ब्रोमो 2,2,3 ट्राई मिथिल पेंटेन। 3 ब्रोमो 2,2,3 ट्राई मिथिल पेंटेन। देखो क्या होने वाला है, सबसे पहले कीवर्ड पे जाने का, पेंटेन बोल रखा है। तो पेंटेन मतलब कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन है। फिर आपको बोल रखा है 2 मतलब 1 2 3 4 5। सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे आपको ट्राई मिथिल आ रहा है, तो सेकेंड पोजीशन पे 2 बार है क्योंकि 2 है। फिर 3 है तो 3 लिख दिया, और आपको थर्ड पोजीशन पे ब्रोमीन भी आ रहा है। 3 ब्रोमो 2 2 3 2 और 3 पोजीशन पे आपके ट्राई मिथिल आए, और ये हो गया आपका पेंटेन। बाकी जगह पे हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे। ठीक है, साथ ही साथ इसमें आपको बोला है कि इसका भी करवाओ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो देखो क्या हो सकता है यहाँ पे आपका जो पहला प्रोडक्ट बन सकता है वो ये है कि यहाँ से हेलोजन और ये वाले हाइड्रोजन से हाइड्रोजन निकल जाए। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा। चलिए अब हम लोग को यहाँ पे भी वैसे ही डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करवाना है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव किया और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव किया, तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 C CH3 CH3 C CH3, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड CH CH3। अब आधे लोग सोचेंगे मैम ये कैसा प्रोडक्ट बना है। तो देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऑल दी पॉसिबल प्रोडक्ट बताने हैं, मतलब जितने भी प्रोडक्ट पॉसिबल है ना इस रिएक्शन में वो आपको सारे बताना है। देखो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, क्योंकि रिएक्शन का नाम ही क्या है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से हाइड्रोजन, तो इसलिए ये दोनों कार्बन के बीच में आप कौन सा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड। यही 2 कार्बन के बीच में क्यों डबल बॉन्ड आया, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, इसलिए इनके बीच में डबल बॉन्ड आया। क्या एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल है क्या, नहीं। एक चीज को एक ही नजरिए से मत देखो, बहुत सारे नजरिए हो सकते देखने के। सेकंड हो सकता है यहाँ से आपका हाइड्रोजन निकले, और हो सकता है कि यहाँ से आपका हाइड्रोजन निकले, हो सकता है ना। देखो पहला नजरिया क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से हाइड्रोजन, इसलिए इनके बीच में डबल बॉन्ड आएगा। अब आधे लोग सोचेंगे मैम यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन नहीं निकाल सकते क्या, जैसे इस साइड से निकाला वैसे इस साइड से। बट देखो ना, क्या इस साइड में कोई हाइड्रोजन है, डायरेक्टली इस कार्बन से कोई हाइड्रोजन है क्या, नहीं है। आप बोलेंगे ये हाइड्रोजन तो है, बट ये क्या डायरेक्ट है क्या, बीटा पोजीशन वाला है क्या, नहीं है। तो आप लोगों ने यहाँ से हाइड्रोजन को निकाला ना, पहला तरीका ये है, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से हाइड्रोजन को निकाला तो इनके बीच में डबल बॉन्ड आ गया। अब यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन को नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। सेकंड तरीका क्या हो सकता है, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन को भी तो निकाल सकते हैं। तो ये दोनों कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड। देखो कैसा प्रोडक्ट बनेगा, CH3 C CH3 CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3। क्या करना है, देखो पहले यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन निकाला, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। सेकंड इसमें क्या किया, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन निकाला, तो ये दोनों कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। यहाँ से क्यों नहीं निकाल रहे, क्योंकि हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच रहेगा तभी तो निकालेंगे ना। समझा या नहीं। आधे लोग बोलेंगे इसका नाम तो बताओ, नाम PDF में एकदम मस्त तरीके से देके रखा है। कंसेप्ट समझा या नहीं समझा। एक ही प्रोडक्ट लिखेंगे तो पूरे मार्क नहीं मिलेंगे क्योंकि उसने ऑल दी पॉसिबल प्रोडक्ट बोला है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे गाइस। पहली चीज आपको याद रखना है कि डिहाइड्रोहैलोजिनेशन को ही, रिएक्शन को ही हम लोग बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के। ऑब्जर्व द फॉलोइंग कंपाउंड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो। उसने आपको बोला है कि बताते चलो फटाफट आंसर्स। चलिए हम लोग देखेंगे इसको। लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो कि है आपका थर्ड वाला क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का। सबसे पहले आपको एक कंपाउंड दे रखा है जिसका नाम है ब्रोमोबेंजीन। इस कंपाउंड का आपका नाम है ब्रोमोबेंजीन। और सेकंड कंपाउंड जो आपको दे रखा है वो है आपका इथिल ब्रोमाइड। इसका नाम क्या है, इथिल ब्रोमाइड।
एक है ब्रोमोबेंजीन और दूसरा है आपका इथिल ब्रोमाइड। अब देखो आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज तो आपको बताना है कि ये वाले हैलाइड का नाम क्या है। तो ये है ब्रोमोबेंजीन, आपको यहाँ पे अरिल रिंग दिख रही है इसलिए इसका नाम क्या होता है, अरिल हैलाइड। आपको इसके हैलाइड का नेचर बताना है, तो ये अरिल हैलाइड है। आप सबको पता है कि ये अल्किल ग्रुप है इसलिए इसका नाम क्या रहेगा, अल्किल हैलाइड। ठीक है, इसका नाम रहेगा अरिल हैलाइड क्योंकि ये बेंजीन रिंग है, इसका नाम रहेगा अल्किल हैलाइड क्योंकि ये अल्किल रिंग है। चलो इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट थिंग आपको बोल रखी है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ CBr बॉन्ड इन बोथ द केसेस। अब आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि मैंने आपको बताया था इसके पहले भी ये वाली चीज़ आ चुकी है। अगर मैं इसी हैलोजन को ऐसे ड्रॉ करती हूँ तो ये है आपका हैलोजन, ठीक है, और इसी चीज़ को मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकती हूँ, CH2 CH3 और X। ये बात सबको बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पे जो इसके लोन पेयर होते हैं वो इसके साथ कॉन्जुगेशन में होते हैं, पता है ना, रेजोनेंस बताया था ना कि जब भी आपको अरिन रिंग, अरिल रिंग, बेंजीन रिंग, फिनिल रिंग कहीं पर भी दिख जाए वहाँ पे हमेशा क्या होता है, वहाँ पे हमेशा रेजोनेंस होता है, जिसकी वजह से जो भी आपका ये वाला कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड है, मतलब जो भी कार्बन हैलोजन का बॉन्ड है डबल बॉन्ड के जैसा बिहेव करता है। और यहाँ पे जो भी आपका ये वाला बॉन्ड है कार्बन हैलोजन का बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड के जैसा बिहेव करता है। याद रखना है यहाँ पे ये वाला जो ग्रुप है ये इसके साथ रेजोनेंस में है, कॉन्जुगेशन में है, जिसकी वजह से क्या होता है, आप सबको पता है कि जब भी बेंजीन रिंग, अरिल रिंग, फिनिल रिंग कहीं पे भी आ जाए तो वहाँ पे हमेशा कॉन्जुगेशन मतलब ही रेजोनेंस होता है। तो यहाँ पे ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में, जिसके वजह से यहाँ पे कार्बन और हैलोजन के बीच में जो कैरेक्टर रहता है वो कौन सा रहता है, डबल बॉन्ड रहता है, डबल बॉन्ड के जैसा बिहेव करता है। और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। आप सबको पता है कि डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, दो बॉन्ड है तो इसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी। अब यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है, ये इजीली टूट जाएगा तो इसको एनर्जी कम लगेगी, इसको एनर्जी ज़्यादा लगेगी, इसको एनर्जी कम लगेगी। ठीक है, तो आप लोग बता सकते हो कि कौन सा वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, ये वाला बॉन्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग। जाहिर सी बात है दो बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग रहेगा, ये वाला बॉन्ड कैसा रहेगा, वीक। समझा या नहीं? चलिए फिर आपको उसने बोला विच ऑफ दिस कंपाउंड विल अंडरगो अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस रेडिली। वो आपको पूछना चाहता है कि कौन सा वाला कंपाउंड जो है अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस आपको बहुत इजीली करवा देगा। ठीक है, ये वाली चीज़ हम लोगों को बताने की है। अब आप लोग खुद ही सोचो, खुद ही सोचना और मुझे बताना, अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस कौन इजीली देगा। अगर मैं इसका भी अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस करवाती और इसका भी अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस करूँगी, आप सबको पता है ये बॉन्ड कैसा है, बहुत ज़्यादा वीक है, बेचारा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और जो भी बॉन्ड वीक होता है, जो भी बॉन्ड बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, उसको हम इजीली तोड़ सकते हैं। मतलब वो जो आपकी रिएक्शन है वो उसको कैसा देगा, बहुत ज़्यादा फास्ट देगा। यहाँ पे रिएक्शन आपकी फास्ट क्यों रहेगी, क्योंकि यहाँ पे कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड कैसा है, बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जिसके वजह से वो इजीली टूट जाएगा और रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट रहेगी। इसके केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे बेंजीन रिंग आ गई है, फिनिल रिंग आ गई है, एरोमेटिक रिंग आ गई है, अरिल ग्रुप आ गया है, जिसके वजह से यहाँ पे रेजोनेंस होगा। ये बॉन्ड डबल बॉन्ड के जैसा बिहेव करेगा। डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, नहीं नामुमकिन है। इसलिए यहाँ पे आपकी जो रिएक्शन रहेगी ना, यहाँ पे आपकी रिएक्शन रहेगी ना, मतलब ये जो अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस रहेगा वो कैसा रहेगा, स्लो रहेगा। ओके, चलिए गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पहले सुन लो ध्यान से। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़, पूरे के पूरे चैप्टर के नोट्स, मेरे हैंड रिटन नोट्स मैंने PDF फॉर्म में आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के फॉर्म में दे दिए। यू कैन गो देयर एंड डाउनलोड द नोट्स। सेकेंड थिंग, यू विल गेट द PDF कॉपी। आप लोगों ने हो सकता है कि ऑर्गेनिक को अभी तक हाथ नहीं भी लगाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक पूरा का पूरा छोड़ के जाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है। अगर आपने पूरा का पूरा ऑर्गेनिक छोड़ा तो आप पूरी तरह से फंस सकते हो। लेकिन हाँ, अब आप लोग बोलोगे मैम कुछ सॉल्यूशन तो बताओ कि हम लोग क्या करें, हम लोगों ने पूरे साल भर ऑर्गेनिक नहीं पढ़ा। तो अब आपके पास सही समय नहीं है बुक ओपन करके ऑर्गेनिक पढ़ने का। दिस इज नॉट द करेक्ट टाइम टू ओपन द बुक्स एंड स्टडी द ऑर्गेनिक पार्ट, क्योंकि ये इतने इजीली नहीं आता है। 6-7 महीने लगते हैं, 6-7 महीने पूरे ऑर्गेनिक को देने पड़ते हैं, तभी जाके हम लोग 6 चैप्टर अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तभी जाके कर सकते हैं। तो अब आप लोग बोलेंगे इसके लिए क्या सोल्यूशन है, बुक को ऑर्गेनिक की ओपन मत करो, क्योंकि ओपन करके कोई मतलब नहीं है। जितना क्वेश्चन बैंक में आ रहा है ना वो सब करके जाओ। अगर आप लोग बोलेंगे मैम मैं ऑर्गेनिक पूरा छोड़ दूँ तो चलेगा क्या, तो फिर पूरे तरह से डूब जाएंगे, फिर पेपर में कुछ भी करने लायक रहेगा ही नहीं। लेकिन हाँ, अगर मेरा क्वेश्चन बैंक का आप देख लेते हो, जैसे क्वेश्चन बैंक में 1 या 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर कवर करा रही हूँ, तो आपके क्वेश्चन बैंक के तो सॉल्यूशंस हो ही रहे।
साथ ही साथ मैं आपको बताते जा रही हूँ कि और कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। साथ ही साथ आई एम ऑल्सो टेलिंग यू कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप उनका तगड़ा वाला प्रिपरेशन करो। एक्सप्लेनेशन भी मैं आप लोगों को दे रही हूँ, मतलब हम लोग को आइडिया मिल जाएगा कि पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा। और अगर इतना भी देख लिया ना, अगर आपने अभी जो ऑर्गेनिक के जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं उनका सिर्फ क्वेश्चन बैंक पे देखा ना, तो इट्स मोर देन इनफ फॉर यू टू स्कोर एक्सेल मार्क्स इन योर पेपर, बोर्ड पेपर, ठीक है। Till then, thank you very much. Keep watching the videos and please do comment because your comments motivates me a lot to make another 6 chapters videos which are remaining. Okay, thanks.